I've been in the market for last 6, 7 years now, and I was also working in Mumbai for 2.5 years. So broadly, we will cover how the fundamental analysis is done. We will not get into very specifics because fundamental analysis differs from sector to sector. Every sector has its different nuances, different parameters to track. So we will cover a very broad, we will touch upon the very broad points that which points you should look out for in any company. So we will first of all cover a bit about the global markets, how global markets affects Indian markets. Then we will come to Indian markets, then Indian economy, and then we will come to the stock specific analysis. Okay. Anuj, it's English is okay or Marathi or Hindi we should talk in? सर रिक्वेस्ट है कि अगर आप हिंदी में जितना ज्यादा ले सकेंगे. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. तो पहले हम ग्लोबल मार्केट्स पे थोड़ा सा बात करेंगे कि अपने को इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो वन आई शुड ऑलवेज बी ऑन द ग्लोबल मार्केट्स. ग्लोबल बिकॉज टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, इतना डेटा फ्लो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आज की दुनिया में. If anything happens in US, from the next minute you have an update on your phone. Data has also become so much of so cheap. तो इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर अपने को करना है तो दो में से एक आंख अपने को हमेशा ग्लोबल मार्केट्स पे रखना है कि ग्लोबली क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. So global markets, we have to look out for 2-3 aspects. One is the global sentiment, second is the global liquidity, and third is the global events that are happening. The one market we should always look out for is the US market. Global matlab it is US predominantly, because US is mother of all markets. US जितना बड़ा मार्केट दुनिया में नहीं है. US मार्केट का जो मार्केट कैप है it is $53 trillion और इंडिया is at $3.5 trillion. इतना बड़ा है US. US इकोनॉमी is at $35 trillion. हम लोग अभी 2.5 पे पहुंचे हैं. So that's how big the US is. And the second one of course is the China. But the major news flow in global markets is always majorly driven by US. So we have to always look out for developments in the US market, what US government is doing, what US central bank, which is US Fed, that is doing. उनके meetings कब होते हैं, उनके meetings का outcome क्या होता है. जैसे on 21st and 22nd of September there is a meeting. जैसे अपने यहाँ पे monetary policy committee का meeting होता है, bi-monthly meeting, जहाँ पे वो interest rates वगैरह decide करते हैं. वैसे यूएस के सेंट्रल मार्केट का भी मीटिंग होता है एवरी 2-3 months. तो 21 and 22nd September ऑफ दिस मंथ यूएस के फेड का मीटिंग है. सो इट इज एक्सपेक्टेड कि यूएस का जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम चल रहा है अभी विच इज $120 billion अ मंथ, बिकॉज ये कोविड से जो इकोनॉमी बाहर आ रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए. सो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो यूएस के फेड चेयरमैन जेरोम पावेल जो है वो उसके बारे में कुछ बोलेंगे. सो दैट हाउ अगर वो बॉन्ड बाइंग कम कर दिया तो ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी. सो दैट विल आल्सो अफेक्ट इंडिया. यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसका बैलेंस शीट $4 ट्रिलियन का था बिफोर कोविड एंड नाउ इट इज एट $8 ट्रिलियन. मतलब इंडिया की इकोनॉमी के 4 गुना उनका सिर्फ सेंट्रल बैंक का बैलेंस शीट है. इतना बड़ा उनका बैलेंस शीट है, $8 ट्रिलियन. तो वी हैव टू लुक आउट फॉर ऑलवेज ग्लोबल इवेंट्स. जैसे अभी also there is a talk that Jerome Powell may increase corporate tax for corporate US. जो US में जो कंपनीज है बड़ी उनपे जो इनकम टैक्स उनपे लगता है वो 7 या 8% से बढ़ सकता है. ऐसी बात चल रही है अभी तक. अगर वैसा कुछ होता है तो वहां पे मार्केट गिरेगा, थोड़ा बहुत गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा. इवन इफ दैट न्यूज फ्लो डजंट अफेक्ट इंडिया डायरेक्टली, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट में इस न्यूज की वजह से अगर सेंटिमेंट्स खराब होते हैं तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आएगा. मे इट बी फॉर द शॉर्ट टर्म, बट वो इंडिया पे भी आएगा. अब वो कितना ज्यादा आएगा कितना कम आएगा दैट विल ऑल डिपेंड ऑन कि न्यूज क्या है. सो दैट इज व्हाई वी शुड ऑलवेज कीप वन आई ऑन ग्लोबल इवेंट्स. 2 साल पहले व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प वाज प्रेसिडेंट, तो डोनाल्ड ट्रम्प यूएस और चाइना का कंटिन्यूसली ट्रेड वॉर चल रहा था. कभी चाइना के साथ, कभी रशिया के साथ, नहीं तो कभी क्रूड के साथ उनका कुछ पंगा हो जाता था. तो हमेशा ये कुछ ना कुछ चल रहा था. एंड दैट ऑलवेज अफेक्ट्स इन वन वे और द अदर टू द इंडिया. So we have to always keep one eye on the global market, global sentiment, global liquidity, and global events. So broadly,
मतलब इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ग्लोबल मार्केट इन डेप्थ, एटलीस्ट अपने को इतना पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है और इसका इंडिया पे कैसे अफेक्ट हो सकता है। इवन इफ यू गो आउट ऑन गूगल एंड रीड कपल ऑफ आर्टिकल्स अबाउट एनी न्यूज, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे इम्पैक्ट कर सकता है इंडिया को। तो अपने को इतना ही समझना है, अपने को बहुत ज्यादा उसमें डीप में इफ यू वांट टू गो दैट इज ऑलवेज गुड, बट ऑन वेरी ब्रॉड अपने को पता होना चाहिए कि वहां पे क्या चल रहा है, उसका इंडिया पे या अपने मार्केट्स पे कैसे इंपैक्ट हो सकता है, या इंडिया का जो एक्सपोर्ट का ट्रेड है उसके ऊपर कैसे इंपैक्ट हो सकता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 2 साल पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कंप्लेंट कर दिया था इंडिया के अगेंस्ट, saying that कि इंडियन गवर्नमेंट इज गिविंग टू मच बेनिफिट्स टू देयर एक्सपोर्टर्स, एंड उसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल का पर्टिकुलरली वो वर्ल्ड मार्केट में अनकॉम्पिटिटिव हो गया है। सो दैट इज द रीजन व्हाई टेक्सटाइल कंपनीज को MEIS जो मिलता है गवर्नमेंट से वो बंद हो गया था 1.5 साल पहले। सो दैट इज व्हाई अभी ये पीयूष गोयल ने कुछ दिन पहले RODTEP करके नया स्कीम उन्होंने लॉन्च किया, विच इज इन कंप्लायंस विद द वर्ल्ड ट्रेड के नॉर्म्स जो है उनके। सो दैट इज हाउ द ग्लोबल इवेंट्स अफेक्ट पर्टिकुलर कंपनीज, पर्टिकुलर सेक्टर। तो अपने को वो देखना है। अभी जो बाइडेन इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। Joe Biden has always been against fossil fuels, crude, coal and all that. He has always been in the favor of the renewable energy. So ऐसा expected है कि during his tenure of 4 years वो renewable energy पे बहुत फोकस करेंगे। अभी जैसे उन्होंने लास्ट मंथ $2 ट्रिलियन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर का US गवर्नमेंट ने एक ये दिया है, स्टिमुलस दिया है। तो वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग होगा वो आपका स्टील सीमेंट का डिमांड बढ़ाएगा, आपका रिन्यूएबल्स में जो है वहां पे डिमांड बढ़ेगी। वहां पे जब यूएस में इतने बड़े लेवल पे काम होता है तो पूरी दुनिया में काम मिलता है। $2 ट्रिलियन का पैकेज, मतलब इट इज एज गुड एज इंडियन इकोनॉमी, इतना बड़ा पैकेज है वो। सो वी हैव टू ऑलवेज कीप लुकिंग आउट फॉर सच ग्लोबल इवेंट्स एंड वी कैन कैच ट्रेंड्स फ्रॉम देयर। वो देखना है कि वहां पे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, एंड एज वेल एज वी हैव टू आल्सो लुक आउट फॉर हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केट। So that is why we should always keep looking out for global events and developments. So अभी ग्लोबल से चल के अपन आते हैं इंडिया पे कि हाउ इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग, हाउ इंडिया का सेंटीमेंट कैसा है, इंडिया में गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हो रही है। ये यूएस और ये सब ये एक जगह पे है, ये अपनी जगह पे है, पर एट द सेम टाइम अगर जैसे वी ऑल नो दैट बीजेपी जो गवर्नमेंट जब भी आता है तब वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसे खर्च करते हैं। दैट हैज ऑलवेज बीन मतलब एक उनका एक सिग्नेचर है वो कि बीजेपी आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होता है। यू लुक एट ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, दे आर डूइंग सो वेल, PNC, KNR, HG इंफ्रा, यू लुक एट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, तो वो उतना अच्छा कर रहा है। तो ये इंडिया लेवल पे भी ऐसे कुछ कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जहां पे अपने को ध्यान रखना होता है। तो इंडिया में फिर सेंटीमेंट कैसा है, भले ही यूएस में बहुत सब कुछ अच्छा है ये वो है, पर अपने यहाँ पे सेकंड वेव बहुत बहुत स्ट्रांग आ गई थी। तो इंडियन इकोनॉमी तभी थोड़ा सा मुश्किल में था Q1 में। अब Q1 के कोई भी कंपनी के रिजल्ट्स निकालते देखो, हर कंपनी वही बोल रहा है कि सेकंड वेव आया तो हमारा सेल्स कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह। तो भले ही वो टाइम पे यूएस इकोनॉमी अच्छी कर रही हो, लेकिन इंडिया अगर तभी अच्छा नहीं कर रहा हो तो भी कोई मतलब नहीं है। वी हैव टू ऑलवेज सिंक ऑल द डेटा दैट वी हैव, ग्लोबल में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक क्या हो रहा है, इन सब का अपने को सिंक्रोनाइज करना है डेटा, तभी जाके अपन कोई एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि यहाँ से मार्केट अच्छा रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा या जो भी है। सो वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड कि ग्लोबल क्या है, उसके बाद इंडिया क्या कर रहा है। अभी गवर्नमेंट पॉलिसी में जैसे आप सबको पता है, जैसे गवर्नमेंट इज पुशिंग अ लॉट ऑन एथेनॉल कि आप एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू करो, जो पिछले 10-15 सालों में नहीं हुआ वो इंडिया में भी गवर्नमेंट बोल रहा है कि आने वाले 2 सालों में करो। तो इतना इथेनॉल का कैपेसिटी बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। सो प्राज इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल is one of the biggest beneficiaries of it. जैसे फॉर एग्जांपल अनदर पॉलिसी इज स्मार्ट मीटर्स। अगर आप गुजरात का जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो एक अगर छोड़ दो तो आई डोंट थिंक पूरे इंडिया में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रॉफिटेबल है। सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आर लॉस मेकिंग एंड द मेन रीजन इज बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी का चोरी होता है। तो टू स्टॉप दैट गवर्नमेंट हैज सेड कि वी विल इंस्टॉल द स्मार्ट मीटर्स। So the government has kept target of installing 25 crore smart meters in next 3 years, and right now India में सिर्फ 25 लाख smart meters लगे हुए हैं। So that is how big the opportunity is. So coming from global to India, India में फिर government क्या कर रहा है वो अपने को देखना है। जैसे आज शाम को 5 बजे निर्मला सीतारमण जी ने वो बैड बैंक का अनाउंसमेंट किया, तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको होगा जिनके NPA सबसे ज्यादा है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, PNB हो गया, इनको ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि इनके NPA ज्यादा है।
So we have to keep looking out for Indian government क्या कर रहा है, and then we have to sync this information with the global events, globally क्या हो रहा है. So this is about the Indian markets, Indian economy per se, और Indian government के moves and what should we be looking out for, कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कौन से सेक्टर को वो लोग बेनिफिट दे रहे हैं. जैसे PLI स्कीम्स आ रहे हैं इतने सारे सेक्टर के लिए, रिसेंटली टेक्सटाइल के लिए आया, यस्टरडे ओनली ऑटोमोबाइल के लिए उन्होंने अनाउंस किया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनाउंस किया हुआ है, व्हाइट गुड्स के लिए उन्होंने अनाउंस किया हुआ है. सो ये सारे फिर जो पॉलिसीज वो लोग अनाउंस कर रहे हैं, इनका बेनिफिट्स किस किस को मिलेगा, दैट वी हैव टू सी. तो दीज आर द पॉइंट्स वी शुड लुक आउट फॉर टू फाइंड द आइडियाज कि आगे चल के कौन सा सेक्टर, कौन सी कंपनी अच्छा कर सकती है. सो दीज आर द स्टार्टिंग पॉइंट्स. So this is very broad level analysis of global markets and Indian government per se. Now we will come to the Indian stock markets. Before coming to stock specific analysis, we will first of all cover a very few points, very few important points about Indian stock market. कि अपने को हमेशा सेक्टर कौन सा अच्छा करने वाला है वो अपने को ढूंढना है. That is the first step of investing. You should always remember that an average company in a growing sector will always perform better than a best company in a dying sector. अगर आपके पूरे सेक्टर में ही ग्रोथ नहीं है, पिछले 8-10 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, इसमें ग्रोथ था ही नहीं, आप कितनी भी अच्छी कंपनी लेके बैठ जाओ, ABB हो गया, सीमेंस हो गया, LNT हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कोई भी कंपनी ले लो, आप पैसा बना ही नहीं होगा आपका पिछले 8-10 सालों में. पिछले आफ्टर 2008 क्राइसिस, the manufacturing, capital goods, real estate, these companies चले ही नहीं है बिकॉज वो सेक्टर ही नहीं चला है. अब भले कितनी अच्छी कंपनी हो, डेट पी हो, ROE, ROC, PE, कुछ भी देख लो, उसका कितना भी अच्छा हो, अनलेस एंड अनटिल द सेक्टर इज डूइंग वेल, कोई भी कंपनी अच्छा नहीं करेगा. सो द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूं इज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द सेक्टर. इफ यू आइडेंटिफाई द राइट सेक्टर, योर बैटल इज हाफ वन. आप आधी लड़ाई उधर ही जीत चुके हो. Even if you get an average company, not the best company, but even if you invest in an average company in a good sector, a growing sector जहाँ पे बहुत सारा growth है, so you should be able to generate a very decent returns and you should be able to beat the index. Then we should always think about the second order effects. There is one very famous quote by Howard Marks. There is one book called Most Important Thing by Howard Marks. He's a very big fund manager. So he had written one line in that book, is that you make a lot more money with second order effects than first order effects. Now what is the first order and second order effect? जैसे last year for example COVID came. अभी कोविड आया तो सब कंपनियों की तो वाट लग गई, क्योंकि किसी का धंधा नहीं हो रहा है, 1.5-2 महीने से सब कुछ बंद है, किसी कंपनी का रेवेन्यू नहीं होने वाला है, सबको ही प्रॉब्लम है, छोटे से लेके मुकेश अंबानी तक सबको प्रॉब्लम है. राइट, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट ऑफ कोविड. कि कोविड आया तो सबको प्रॉब्लम होगा, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट. बट व्हाट इज द सेकंड ऑर्डर थिंकिंग ऑफ दिस? द सेकंड ऑर्डर थिंकिंग ऑफ दिस इज कि आप ऐसे फॉल में ऐसी कंपनीज को लो जो लीन पीरियड है या ये जो मोस्ट टफ पीरियड है उसको इजीली सर्वाइव कर जाएगी. बिकॉज व्हेन दिस पीरियड विल गेट ओवर, जो आपकी वीक कंपनीज है वो आउट हो जाएगी, दे विल बी आउट ऑफ द गेम. सो उनका जो भी मार्केट शेयर है दैट विल बी अप फॉर द ग्रैब्स फॉर द बिग कंपनी. जैसे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, 3 साल पहले या 4 साल पहले इन 2016 और 17 आई डोंट रिमेंबर, गवर्नमेंट ने रेरा इंट्रोड्यूस किया. रेरा इंट्रोड्यूस करने के बाद बहुत सारे बिल्डर्स थे जो आउट ऑफ बिजनेस हो गए. उन्होंने बोला भाई हमको इतना कंप्लायंस करना नहीं है, वी डोंट वांट टू बी इन अ इंडस्ट्री जहां पे इतना कंप्लायंस करो एंड ऑन अ वन सिंगल नोटिस बाय द कस्टमर. अगर छोटी मोटी भी हमसे गलती हुई और कस्टमर ने अगर कंप्लेन कर दिया तो हमारा काम बंद हो सकता है. तो इतना पावर दे दिया रेरा, ये लॉ ने कस्टमर को. वी हैड नॉट सीन दिस इन लास्ट, मतलब वी हैड नॉट सीन दिस एवर. सो उसकी वजह से जितने जो वीक प्लेयर्स थे वो चले गए. उसके बाद भी कुछ प्लेयर्स रह गए थे जो लेवरेज पे काम कर रहे थे. जैसे ही कोविड आया तकलीफ सबको हुई, लेकिन उसमें मरा कौन? जो लेवरेज लेके काम कर रहे थे वो लोग मर गए, वो लोग टिक ही नहीं पाए. सो व्हाट हैज हैपेंड इन रियल एस्टेट इज कि अभी जो बचा हुआ, जो बचे हुए जो प्लेयर्स है, दैट इज द क्रीम ऑफ द सेक्टर, विच आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स की जो कोविड जैसा फॉल भी सस्टेन कर गए.
इतना कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में भी वो कोविड का पॉल सस्टेन कर गए। तो नाउ वट एवर लेफ्ट इज द क्रीम ऑफ द इंडस्ट्री, जहां पे अगर वो सेक्टर चल रहा है अभी तो उसमें सारे कंपनीज में बहुत पैसा बनेगा। सो दैट इज द सेकंड ऑर्डर थिंकिंग और सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स दैट वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट। फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट तो बहुत इजी होता है, बहुत कॉमन होता है, आप न्यूज़पेपर में, टीवी पे, सब जगह सब लोग वही बोलते हैं। बट द पर्सन हु इज एबल टू थिंक अबाउट द सेकंड ऑर्डर इफेक्ट, इसकी वजह से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इसका सेकंड ऑर्डर इफेक्ट क्या आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकॉम में अभी इतना मुश्किल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, हर कोई बोल रहा है वोडाफोन आइडिया सस्टेन नहीं होगा, शायद बैंकरप्ट भी हो जाए, तो वो ठीक है, बट दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट, बिकॉज वो एजीआर ड्यूज का उनका पुराना इशू गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया, तो वोडाफोन आइडिया को तकलीफ है। दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट। बट व्हाट इज द सेकंड ऑर्डर इफेक्ट? सेकंड ऑर्डर इफेक्ट इज कि जिन जिन बैंकों ने उनको लोन दिया हुआ है वो कंपनी भी प्रॉब्लम में आएगी। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इंडसइंड बैंक है, इन लोगों ने उनको लोन दिया हुआ है तो वो लोग भी प्रॉब्लम में आएंगे। ऑल्सो द सेकंड ऑर्डर इफेक्ट कैन बी, अगर वोडाफोन आइडिया को तकलीफ होता है तो इट इज अ गेन फॉर भारती एंड जियो, बिकॉज उनका कस्टमर सर्विस अच्छा है। सो दैट इज हाउ वी हैव टू थिंक अबाउट एवरी सिंगल न्यूज फ्लो की सेकंड ऑर्डर इफेक्ट हर एक चीज के क्या हो सकते हैं, because that second order effect will always make you a lot more money than the first order effects. Then एक क्वेश्चन होता है यूजुअली जो हर कोई पूछता है कि मार्केट क्या लगता है, कि मार्केट यहाँ से कैसा होगा, कि नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा। Also there is one very famous quote, शायद I don't remember the name of the person who said it, but the quote is that you make more money by staying or spending time in the market rather than timing the market. There is एक साल पहले एक स्टडी आया था, मैंने पढ़ा था, if I remember it right, वो स्टडी में उन्होंने what they had done was basically they said in a year market is open for around 250 days, 365 में से around 250 days on an average market चालू रहता है, 120 days छुट्टी होता है। So what they had done was they had arranged the returns of every single trading day of the benchmark indices in a descending order, कि पहले सबसे ज्यादा इंडेक्स किस दिन बढ़ा इन परसेंटेज टर्म्स की, लेट्स से कोई दिन 2% बढ़ा तो वो पहले आएगा, फिर 1.8, 1.7 ऐसे करते करते उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया। एंड व्हाट दे नोटिस दैट इफ यू मिस द बेस्ट 10 days of the market, your returns can fall as much as 70%. If you miss the best 20 days of the market, your returns can fall as much as 90%. And it is very hard, not hard, it's practically impossible to time those 10 and 20 days. एक बार, if I remember correctly, Ramdev Agarwal has also said in a TV interview jokingly that कि as an investor I only work 20 to 25 days in a year. बाकी सारा टाइम तो मैं टाइम पास करता हूँ और कुछ नहीं, because you make the most amount of money in those 20-25 days. मार्केट में जब अपन इन्वेस्टिंग करते हैं तो इट इज नॉट लाइक ट्रेडिंग कि आई एम कमिंग आउट ऑफ एवरी सिंगल डे एंड लुकिंग एट एवरी सिंगल डे एट एवरी डिफरेंट स्टॉक। इन्वेस्टिंग इज लाइक आज आपने एक कंपनी ले लिया तो यू हैव टू यू थिंक दैट कंपनी फॉर एटलीस्ट 1 or 2 years. सो दैट्स हाउ इट इज। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आज आया ये कंपनी, कल आया दूसरा कंपनी, परसों आया तीसरा कंपनी, ऐसा नहीं है। सो हर एक कंपनी एवरीडे आपका बढ़ेगा नहीं कि आज 10% चल गया, कल भी 10% चल गया, परसों भी 10% चल गया, ऐसा नहीं होता है। वो 1-2 दिन चलेगा, फिर कंसोलिडेट होगा, वापिस चलेगा, वापिस कंसोलिडेट होगा। अब वो कौन से दिन चलेगा दैट नो वन नोज। कौन सा आदमी दुनिया में बैठ के सोच रहा है कि आज मैं ये कंपनी बाय करूंगा, ये देयर इज नो वे इन द वर्ल्ड दैट एनीवन कैन नो अबाउट इट। सो द बेस्ट स्ट्रेटजी इन इन्वेस्टमेंट इज स्टेइंग इन्वेस्टेड इन द मार्केट रादर देन टाइमिंग द मार्केट, बिकॉज टाइमिंग आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। इतने अच्छे अच्छे लोग आ गए चले गए बट कोई नहीं कर पाया। इफ यू हैव able to do timing, it is pure luck, nothing else. It is not your skill. No one is able to do it yet and no one will probably be able to do it ever. अगर आपका टाइमिंग कभी सही होता है on buying or selling, it is pure luck. In investing, trading में you have charts, you have levels, you have support, you have resistance and all that, but investment में ऐसा कुछ नहीं होता है। So another thing that we should always remember is that investment is a game of patience. Investment में आपको मतलब investment में rather more than study, more than analysis, more than
your anything, your education, anything. What matters the most is your patience and your temperament. कि how you stay with the stock for maybe 6 months or a year when stock is doing nothing. अगर आपका स्टॉक एक 10 रुपए के प्राइस बैंड में अटका हुआ है या 20 रुपए के या 10-20% के प्राइस बैंड में अटका हुआ है, वो ऊपर भी नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं जा रहा है, बट even then you need to keep that patience and temperament to keep on holding that stock. Because जिस दिन वो रेंज से उस दिन वो जब ऊपर या नीचे ऊपर, अगर if you are very convinced and you have conviction on the stock, तो वो ऊपर ही ब्रेकआउट देगा, बिकॉज वो अच्छा कंपनी ऐसा अपने को लगता है. तो जिस दिन वो ब्रेकआउट देगा उस दिन वो आपका आगे पीछे का सारा पैसा कवर कर लेगा. But to keep that temperament, to have that patience of doing nothing is very, very, very difficult, very difficult. And it comes with time. मैं ऐसा बोल के या किसी का 4 बुक्स पढ़ के ये नहीं आता है. इन्वेस्टमेंट में आपको आपका विजडम, एक्सपीरियंस काउंट्स अ लॉट मोर देन योर एक्सपीरियंस, योर स्टडीज, योर डिग्री. आप कितना भी पढ़ लो, मतलब आई ऑलवेज टेल माय फादर दैट बॉस, मैं कितना भी पढ़ लूं, मैं कुछ भी कर लूं, बट द वन थिंग दैट यू हैव, मतलब आपने स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत कम काम किया है और मैं अभी फुल टाइम उसमें कर रहा हूं, आपने फुल टाइम कभी नहीं किया पूरे 25 सालों में. बट स्टिल यू विल ऑलवेज हैव एन अपर हैंड ऑन मी, बिकॉज मेरे पास वो 25 साल का एक्सपीरियंस नहीं है. ही हैज सीन हर्षद मेहता स्कैम फ्रॉम द आउटसाइड, ही हैज सीन .com बबल जब वो मार्केट में थे, ही हैज सीन 2008 का फॉल, ही हैज सीन कोविड का फॉल. मतलब इतना कुछ उन्होंने देखा है पिछले 25 सालों में. तो वो जो एक विजडम है वो आपको जब मार्केट में अब इतना टाइम स्पेंड करोगे तभी आता है. एंड इन्वेस्टमेंट में विजडम काउंट्स अ लॉट. मतलब आपका पढ़ाई वढ़ाई सब एक साइड है और एक विजडम एक साइड है, इतना उसका इंपॉर्टेंस है. और वो विजडम ही आपको वो एक पेशेंस रखने का, टेम्परामेंट रखने का, कौन से मोमेंट पे अपने को एग्रेसिव होना है, कौन से मोमेंट पे अपने को डिफेंसिव होना है, ये जो एक सेंस है वो आपको वो उतना टाइम मार्केट में स्पेंड करने के बाद ही आएगा. सो इट इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस. अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट सीखना है, इट इज अ वेरी लेंदी एंड कोट अनकोट बोरिंग प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पे डेली एक्साइटमेंट नहीं है. बिकॉज ट्रेडिंग में इट्स लाइक यू कम ऑन एवरी डे, यू अरे ये लो, आज ये बेचो, आज ये इतना बढ़ गया, वो उतना घट गया. इट्स डेली एक्साइटमेंट ट्रेडिंग में, इट इज ऑलवेज देयर. बट इन्वेस्टमेंट में इट इज नॉट लाइक दैट. यहाँ पे डेली एक्साइटमेंट नहीं है. आपको एक कंपनी लेना है, उसको पढ़ना है, एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, उसके कॉन कॉल्स, ये वो बहुत सारा पढ़ना पड़ता है. आई स्पेंड 70-80% ऑफ माई टाइम ओनली रीडिंग, नथिंग एल्स. इतना बोरिंग काम है ये. बट इफ यू हैव पेशेंस देन वो उससे जितना रिवॉर्ड भी कहीं नहीं मिलता है. सो वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये बहुत बोरिंग टायरिंग जॉब है, लेकिन इसमें इतना आपको रिटर्न भी मिलेगा. द नेक्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड इज द कंपाउंडिंग इफेक्ट. कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे काम करता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. अगर आप समझ गए ना, तो आपको जो एक मोटिवेशन चाहिए ना, आपको पेशेंस रखने का और टेम्परामेंट रखने का, ये आपको आएगा. ये कंपाउंडिंग इफेक्ट आप अगर समझ गए, लाइक वॉरेन बफे इज नाउ 3rd or 4th richest person in the world, but he has made majority of his wealth after he has turned 60, and he had started investing at the age of 11. मतलब 11th एज से लेके 60 इयर्स तक जितना उन्होंने नहीं कमाया, उससे ज्यादा उन्होंने लास्ट के 30 इयर्स में उन्होंने कमाया है. So that is how the compounding effect works. Just to give you an example how it works mathematically, right? If I give you 2 options, मतलब if possible you can unmute yourself and answer this. If I give you 2 options like 10 crore rupees right now right here, मैं अब भी इसी वक्त आपको 10 करोड़ रुपए का चेक लिख के दूंगा. This is first option, and the second option is I will give you 1 rupees today and I will double it the every day for next 30 days. मतलब आज 1 रुपया दूंगा, कल 2, परसों 4, फिर 8, 16, 32, 64 ऐसा. एंड आई विल डू दिस फॉर नेक्स्ट 30 डेज. तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा? इन दोनों में से? मतलब व्हाट डज योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन सेज? सेकंड टाइप कितना ज्यादा होगा? वो फिगर कुछ तो मल्टीपल करोड़ में जाता है. नहीं, तुम्हें 10 करोड़ आपको नहीं, तो 10 करोड़ तुम आपको दे ही रहा हूँ अभी के अभी. 10 करोड़ से ज्यादा जाता है वो.
ठीक है, वो सर ओके, सेकंड वाला जो है वो 100 करोड़ के ऊपर जाता है। नहीं Around है, 100 करोड़ के ऊपर नहीं जाता है, आपने एक दिन ज्यादा काउंट किया है, बट लेट इट बी। Okay. अगर चलो मैं बोलता हूँ कि ये मैं सिर्फ 25 डेज के लिए करूंगा, या 26 या 27 डे के लिए करूंगा, मैं 27th डे, नॉट 30 डेज, तो आप कौन सा चूज करोगे? If I say I will double your money for 27 days, not 30 days. ओके, तो फिर इसके हिसाब से पहले वाला जाएगा सर। हाँ, हाँ, पहले वाला जाएगा। So the thing is, see, if you do this actually calculation on an Excel sheet, you will understand that if I give you 1 rupees today and keep it doing for 30 days, on 27th day, you reach to something 6.5 crore rupees or something like that. मतलब पहले 27 दिन तक you are still at 6.5 crore rupees, as against you had opportunity to take 10 crore rupees right now. But in those last 3 days, 28, 29 and 30, that 6.5 crore rupees, if you double it every day, 6.5 का 13, 13 का 26, 26 का 53, 52 and something कुछ होता है, if you round it up 53 crores. So that is the compounding effect. कि जो आपने पहले 27 दिन में नहीं कमाया, उसका 3 गुना 4 गुना आपने आखिर के 3 दिन में कमा लिया। But for that compounding effect to kick in, you need to have the patience to get to that 27th day first. वो 27 दिन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है to enjoy that compounding effect. तो ये मार्केट में कंपाउंडिंग इफेक्ट ऐसा होता है, लेट्स से यू बाय अ कंपनी टुडे फॉर 100 रुपीज, अगर वो 1.5 या 2 साल के बाद अगर लेट्स से उसका 200 रुपया हो जाता है, एंड इवन इफ इट गोज अप बाय 10%, तो वो 20 रुपया बढ़ेगा, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट तो 20% बढ़ेगा। So that is how the compounding effect plays out. I mean, for example, I had bought a company called EPL Apollo. I had bought it in the last lockdown at 1100, 1200, 1400 रुपए में हम लोगों ने लिया था, आज उसका भाव है 9,500, तो 9 गुना हो गया। तो अभी वो 10% भी चलता है, तो मेरे पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा वही बढ़ता है, बिकॉज वो ऑलरेडी 9 गुना हो चुका है। So that is how the compounding effect plays out. But वो compounding effect का effect enjoy करने के लिए you need to get to that 27th day, and Warren Buffett probably reached that 27th day at the age of 60. तो मे भी उसको 50 साल लग गए। So उसको वो उतना पेशेंस रखना पड़ेगा, टेम्परामेंट रखना पड़ेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, पैसा बनेगा, पैसा जाएगा, ये सब करना पड़ेगा। But if you get to that 27th day, you will have a lot of wealth when you retire. That is for sure. Because that is pure and pure mathematics. That is not market. That is not any science. It is pure and pure mathematics. So anyone has any doubts up till now? From now onwards, we will get into some stock specific analysis. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, any doubts or anything? Yeah, we should start with stock specific analysis. Okay. Now we will start with the stock specific. हाँ सर प्लीज एक बात पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। हाँ, अभी तक जो चीजें स्टडी करनी है, ऐसा हम लोगों ने बात किया है, उसके रिगार्डिंग जो डाटा है, हाँ, मतलब ये बिगिनर लेवल के लिए मैं बोल रहा हूँ, राइट। रिगार्डिंग जो डाटा है वो कहाँ पे मिलेगा और कहाँ पे क्या देखना है? सर ये जो भी अभी तक मैंने बोला ना, उसका डाटा आपको न्यूज में मिलेगा, बिकॉज मैंने अभी तक कवर क्या किया है, मैंने कवर किया ग्लोबल और इंडियन मार्केट्स, ये दो ही मैंने कवर किया ऑन अ वेरी ब्रॉड लेवल। तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, यूएस गवर्नमेंट का पॉलिसीज है या यूएस का सेंट्रल बैंक का पॉलिसीज है, ये सब आपको न्यूज में मिलेगा। इफ यू एक्टिवली फॉलो द न्यूज ऑफ एक्टिवली, अगर आप डेली न्यूज फॉलो करते हो तो आपको ये सब डेटा मिल जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक तो आई हैव नॉट स्टार्टेड येट, और बाकी जो भी अभी मैंने बोला कंपाउंडिंग और ये सब, दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट द मार्केट, जिसका कोई डेटा नहीं है। यू कैन रीड द बुक्स अबाउट द मार्केट, तो जहां पे आपको ये सब चीजें मिल जाएगी, मे बी इवन मोर डिटेल्ड and even more in a better way presented than what I have been able to do. Okay. और एक सवाल चैट बॉक्स में है, स्मिरल जी ने पूछा हुआ है कि हाउ डू यू फाइंड अ ग्रोइंग सेक्टर? तो वही सर, you have to look out for government policies. You have to look out for what government is doing. You have to look out at macroeconomics. जैसे मैंने कहा कि जैसे बाइडेन इज, अगर आप कहीं भी, जैसे अभी उसका इलेक्शन जब चल रहा था, तो दैट टाइम इफ यू गो ऑन नेट एंड इफ यू रीड अबाउट हिम, तो आपको पता चलेगा कि ही इज मोर एंड मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो यू कैन टेक दैट हिंट कि बॉस ये रिन्यूएबल, अगर बाइडेन प्रेसिडेंट होता है तो वो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करेगा ही।
बिकॉज द डे बाइडन हैड वन, यूएस में सारे ऑयल एंड गैस स्टॉक गिर गए थे, बिकॉज उनको भी पता है कि हम बाइडन आएगा तो यार ये अपने को ग्रो नहीं होने देगा, ये रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा इंडिया में रियल एस्टेट में इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा था कि रेरा आ गया, तो वो रेरा वाज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। सी यू हैव टू लुक इट फ्रॉम अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव, लाइक इन 1990 जब हर्षद मेहता स्कैम वगैरह जब हुआ, उसके बाद सेबी और इन सबको रियलाइज हुआ कि नहीं, गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि नहीं एक गवर्निंग बॉडी होना चाहिए जो इक्विटी मार्केट्स को देखे या कैपिटल मार्केट्स को देखे। सो तभी का मार्केट कितना छोटा था अपना, बट आज अगर आप देखोगे तो आज इंडियन इक्विटीज में एवरी डे 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का ट्रेड होता है। बीएसई, एनएसई, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन अगर मैं सब मिला दूं, एवरी डे 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का ट्रेड होता है, टर्नओवर होता है बीएसई एनएसई मिला के। तो व्हाई डिड दैट इंडस्ट्री ग्रो फ्रॉम इतना छोटा इंडस्ट्री जिसका नंबर मुझे पता नहीं कि जब क्या था, बट आज इतना बड़ा क्यों हुआ? दैट वाज वन थिंग बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन। जब आदमी आता है मार्केट में पैसे लगाता है तो उसको पता है कि मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा, अगर मेरा कोई फ्रॉड हुआ कुछ हुआ तो सेबी है जहां पे मैं कंप्लेन कर सकता हूँ, एक्सचेंज है जहां पे मैं कंप्लेन कर सकता हूँ। सो दैट सेम थिंग हैपेंड विद दिस रियल एस्टेट सेक्टर, दैट द कस्टमर गॉट द बार्गेनिंग पावर। आज तक आपने ऐसा कब देखा है कि कस्टमर के एक नोटिस पे बिल्डर का पूरा प्रोजेक्ट को पे स्टे ऑर्डर आ जाता है? इसके पहले कभी नहीं हुआ। इसके पहले ऐसा था कि यार मैंने बुकिंग अमाउंट ले लिया, वो पैसे का मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, उसका कुछ अकाउंटिंग नहीं है, मैं फ्लैट कब दूंगा, कुछ उसका ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोर्ट में केस किया तो भी वो 10-10 साल चलते रहता है। तो दैट वाज द प्रॉब्लम, बट वो रेरा के साथ दे हैड, उन्होंने वो प्रॉब्लम को एड्रेस किया। तो दैट वाज योर बिग हिंट कि यहाँ पे वो बहुत बड़ा चेंज हो रहा है कि जहाँ पे कस्टमर को बार्गेनिंग पावर मिल रहा है, कस्टमर को अगर रेरा का सेपरेट कोर्ट होता है जहां पे उसके हियरिंग्स होते हैं। So that was the big change in the market. So वहां पे, so if you follow the news very closely, तो वहां पे आपको ये मिलेगा। Okay, so we have to continuously keep ourselves updated and put some logic and common sense into it. Yes, yes. तो वो आप जो आप अगर न्यूज क्लोजली फॉलो करोगे ना सर, आपको डेफिनेटली हिंट्स मिलेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन से सेक्टर में ग्रोथ होगा। जैसे अभी मैं पीएलआई स्कीम हर रोज आती है, ये लोग कुछ ना कुछ अनाउंस कर रहे हैं, तो आप वो सेक्टर्स देखो कि वहां पे कौन से कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। जैसे मैंने बोला स्मार्ट मीटर्स है, अभी गवर्नमेंट रिसेंटली 3 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है ओनली फॉर द पावर सेक्टर, और जिसमें से 1 लाख करोड़ इज ओनली डेडिकेटेड टुवर्ड्स स्मार्ट मीटरिंग। तो इट इज ऑल्सो वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। तो वहां पे आप देखो कौन सा स्टॉक्स को बेनिफिट हो सकता है। जैसे लास्ट लॉकडाउन में आप न्यूज देखोगे तो ये था कि इतने सारे डिमैट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, तो यू लुक एट द एंजल ब्रोकिंग, यू लुक एट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, यू लुक एट सीडीएसएल, 4-4, 5-5 गुना भाव हो गए हो। एंड मतलब ऐसी कंपनीज है विच आर द रिस्क फ्री कंपनीज, सीडीएसएल बंद नहीं होगा, बीएसई बंद नहीं होगा, डेट फ्री कंपनीज है, प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है ये, जहां पे कैपिटल रिक्वायरमेंट है नहीं, डिसरप्शन है नहीं। तो मतलब अपने सामने आइडियाज होते हैं, बस अपने को आंखें खोल के उनको देखना पड़ता है। मतलब इतना सिंपल है, बट इट इज एट द सेम टाइम वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू सर। और एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन पूछा है, बट वो स्टॉक स्पेसिफिक है, तो वो शायद हम आगे के सेशन के बाद लेंगे। ठीक है, चलेगा। मेहुल सर आपका जो क्वेश्चन है वो स्टॉक स्पेसिफिक है, तो उसका आंसर या तो आपको अभी मिल जाएगा सर के टॉक में, नहीं मिला तो एंड में उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये कौन सा, हाउ डू यू डिसाइड एग्जिट फ्रॉम अ स्टॉक ऑफ अ ग्रोइंग सेक्टर, यही बोल रहे हैं क्या? करेक्ट सर। हाँ, तो इसका मैं आंसर अभी दे देता हूँ। सी हाउ यू डिसाइड इज दैट आपको वापस न्यूज को ट्रैक करना है कि जैसे अभी रियल एस्टेट सेक्टर में क्या हो रहा है। आपको वो ऐसी एग्जिट, कोई भी स्टॉक से एग्जिट करना इज द 10 टाइम्स मोर डिफिकल्ट थिंग देन कौन सा स्टॉक बाय करना है। आप जाओ 3-4 आपको कितने, आई कैन नेम एन नंबर ऑफ बुक्स जो लिखी गई है ऑन हाउ टू बाय अ स्टॉक और वेयर टू बाय अ स्टॉक, उसको एनालिसिस कैसे करना है। मैं भी आज वही बोलने के लिए आया हूँ कि एनालिसिस कैसे करना है, बाय कैसे करना है। बट हाउ टू सेल अ स्टॉक इज अ 10 और प्रॉब्ली 100 टाइम्स डिफिकल्ट जॉब देन बाइंग अ स्टॉक, बिकॉज उसका कोई एक सही जवाब नहीं है कि भाई ये हो गया तो तुम एग्जिट कर दो। You have to look at stock sector, then you have to look at stock specific की कंपनी क्या कर रहा है,
कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था वो गाइडेंस मीट कर रहा है कि नहीं, वो सेक्टर में उतना अभी ग्रोथ है कि नहीं, या कंपनी इज या दूसरा कोई कंपनी आके उसको बीट कर रहा है क्या, मार्केट शेयर टेक अवे कर रहा है क्या. सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो मैं थोड़ा ब्रीफली कवर करने की कोशिश करूंगा कि व्हेन इट्स टाइम टू सेल स्टॉक. It's 100 times difficult job than buying a stock, and there is no one right answer on when or how to sell a stock. आपको इसके ऊपर कई मतलब मेरे नजर में तो आज तक कोई बुक नहीं आया जो इसके ऊपर लिखा गया हो कि when to sell a stock. So I'll try and cover in very brief कि कैसे अपन डिसाइड कर सकते हैं कि सेल कब करना है. So should I move ahead? Yes, please, sir. So now we'll come to a stock specific analysis. कि अपन ने मार्केट देख लिया, गवर्नमेंट देख लिया, सब कुछ देख लिया, बट अपने को तो स्टॉक बाय करना है. अपने को तो ना ही गवर्नमेंट बाय करना है ना ही सेक्टर बाय करना है. एट दैट टाइम वी हैव टू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक. लेट्स से यू हैव आइडेंटिफाइड अ पर्टिकुलर स्टॉक की जो आपको लगता है कि अच्छा है, ये अच्छा सेक्टर है जहां पे ये अच्छा कर सकता है. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज द अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ द कंपनी. कि ये कंपनी कैसे धंधा करता है, कैसे करता है, उसको पैसे कैसे मिलते हैं, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये आपको सबसे पहले देखना है. यू हैव टू गेट इनटू वेरी 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 डीप इनटू दैट. आपको यहां तक पता होना चाहिए कि अगर ग्लोबल लेवल पे कोई पर्टिकुलर डेवलपमेंट होता है या गवर्नमेंट लेवल पे कोई डेवलपमेंट होता है तो ये इस कंपनी को कैसे अफेक्ट करेगा. यहां तक आपको सोचना पड़ेगा कोई भी स्टॉक लेने से पहले. सो to get to this information, आप हर एक कंपनी एवरी ईयर एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है जहां पे कंपनी इन डिटेल सारा उनका जो बीता हुआ फाइनेंशियल ईयर है, it briefs you about all the financials, all the business developments, all the corporate developments. At the same time, they also give out the road map for the future. कि आगे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, हमारा टारगेट्स क्या है और हम लोग क्या करने वाले हैं. But to understand and to grasp the depth of the business, अपने को बिजनेस समझना पड़ेगा. अगर जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्टली फार्मा इज माय वेरी वीक सूट. मेरे को फार्मा कंपनीज का बिजनेस आज तक समझ ही नहीं आया कि वो कैसा बिजनेस करते हैं और वो कैसे पैसा कमाते हैं एंड ऑल दैट. सो आई मिस्ड आउट ऑन फार्मा रैली कंप्लीटली. मेरे पास एक भी फार्मा का शेयर नहीं है, मतलब है लेकिन बहुत थोड़ा है. मतलब कोई कंपनी में 2000 शेयर है, कोई कंपनी का 1000 शेयर है, ऐसा. मेरे पास फार्मा कंपनी का कोई भी एक शेयर ऐसा नहीं है. आरती ड्रग्स, लॉरस लैब्स इतने 4 गुना हो गए 6 महीने में. बट आई हैव कंप्लीटली मिस्ड आउट ऑन दैट बिकॉज मुझे वो बिजनेस ही समझ नहीं आता है डीपली कि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि ना ये बिजनेस ये रेट से ग्रो करेगा, इसका फ्यूचर का ये होगा. सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इन डीप. आप ऐसे समझो कि मुझे कल को जाके ये कंपनी चलाना है, मुझे कल को जाके वो एमडी या सीईओ के सीट पे जाके बैठना है, तो मैं कौन सी चीजें होंगी जहां पे मैं सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा. सो इट अगेन डिफर्स फ्रॉम सेक्टर टू सेक्टर बिकॉज इन्वेस्टिंग इतना कॉम्प्लेक्स गेम है ना कि इसमें जैसे अभी आप सब लोगों ने हेमंत भाई का ट्रेडिंग का वेबिनार अटेंड किया ही होगा. तो इन दैट वेबिनार ही गिव यू सम स्क्रीनर्स कि आप ये स्क्रीनर देखो, अगर इफ योर स्टॉक पासेस और चार्ट पासेस की एक स्क्रीनर हो गया, सेकंड पे जाओ, सेकंड हो गया, थर्ड पे जाओ, ये 4-5 स्क्रीनर्स है जिसमें अगर ये स्टॉक बैठता है तो यू बाय और यू सेल. सो हेमंत भाई हैज मेड दैट प्रोसेस सो इजी फॉर यू कि आप सिर्फ ये 4 चीजें देखो एंड बाय एंड सेल डिसाइड करो. बट अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट इज नॉट लाइक दैट. आपको बिजनेस समझना है तो हर एक सेक्टर का बिजनेस अलग होता है, हर एक सेक्टर को बिजनेस एनालाइज करने का भी तरीका अलग होता है. और ये आप जब अलग अलग कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ोगे, अलग अलग कंपनीज के ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो आते हैं वो पढ़ोगे, तभी आपको एक चीज समझ में आएगी कि अपने को कौन से सेक्टर में कौन सी चीजें देखनी है. जैसे फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट में देखोगे तो आप अगर पी देखने जाओगे या उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने जाओगे तो आप कभी कोई कंपनी बाय नहीं कर पाओगे बिकॉज पी रेशो एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज मोस्ट यूजलेस थिंग टू लुक आउट फॉर इन रियल एस्टेट कंपनी बिकॉज उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस तरीके से है कुछ कि वो पीएनएल स्टेटमेंट इज यूजलेस. आप इट्स लाइक आपका सेल होता है लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, लेकिन आपका खर्चा आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. सो इट्स परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे एंड ऑल दैट, उसमें बाकी बहुत सारे रूल्स है. सो पीएनएल इज यूजलेस in case of real estate companies. So that one thing we have to keep in mind.
जहां पे अपने को कैश फ्लो और बैलेंस शीट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। आपका प्री सेल्स नंबर कितना है, आपका कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं, कितना स्क्वायर फीट एरिया अंडर डेवलपमेंट है, तो ये सब चीजें अपने को फॉर एग्जांपल इन रियल एस्टेट कंपनी देखना पड़ेगा। जैसे बैंकिंग कंपनीज में आपको उसका एसेट क्वालिटी देखना बहुत जरूरी है कि बैंक के एनपीए कितने हैं, बैंक का लोन बुक कैसा है, कि कितना रिटेल को लोन दिया हुआ है, कितना कॉर्पोरेट्स को दिया हुआ है, कॉर्पोरेट्स को दिया है तो कौन से सेक्टर्स को दिया है। मतलब इतना आपको डीप तक उसका एनालिसिस करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि ये कंपनी के बुक में या लोन बुक में प्रॉब्लम आएगा क्या, दैट वी हैव टू लुक आउट फॉर। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग पैरामीटर्स है जो अपने को देखने पड़ेंगे, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दोस पैरामीटर्स एंड वी हैव टू डू अगेन कंपैरेटिव एनालिसिस। तो वहां पे वी विल एबल टू गेट अ बेस्ट कंपनी आउट ऑफ ऑल 3-4 कंपनीज, बिकॉज नॉट एवरी टाइम वी विल बी एबल टू एनालाइज ऑल द कंपनीज इन सेक्टर। बिकॉज कभी कभी जैसे कैपिटल गुड्स है, अगर आप कंपनीज निकालने जाओगे तो 50 या 100 कंपनीज निकलेगी, अभी कितनी कितनी कंपनीज को एनालाइज करेंगे, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो आप यू लुक आउट फॉर बेस्ट कंपनीज इन दैट सेक्टर, फिर उसमें एनालिसिस करो और फिर उसमें आप बेस्ट कंपनी जो आपको लगता है उसके ऊपर आप बेट लो। सो दैट इज हाउ यू कैन लुक आउट फॉर। सो ये हो गया आपका बिजनेस के रिलेटेड कि आपको एनुअल रिपोर्ट्स है, आप गूगल पे जाओ, उनकी वेबसाइट होता है, गूगल पे आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ो, आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर्स जो होते हैं उनसे बात करो, आपको कंपनी के कल्चर के बारे में पता चलेगा, प्रमोटर्स के बारे में पता चलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक कंपनी इज ओनली एज गुड एज इट्स प्रमोटर। अगर प्रमोटर ही चोर है तो कंपनी को एक दिन वो डुबाएगा ही, और जिस दिन वो डूबेगा अपन भी डूबेंगे उसके साथ। तो 2 पैसा कम बना तो भी ठीक है, लेकिन वी हैव टू बी विद द क्लीन एंड नीट प्रमोटर कि जो अकाउंटिंग में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, या he treats his people well, he treats his employees well, he takes care of his suppliers, he takes care of his dealers, distributors. So we have to look out for such companies कि जहां पे you think कि अगर मैं इस कंपनी का बॉस हूं या मैं इस कंपनी में कल से चलाना है तो मैं क्या क्या इस कंपनी में देखूंगा। So you look out from that perspective. Then again there is something called Potter's 5 forces. ये एक ऐसा एक माइकल पॉटर करके एक इकोनॉमिस्ट था, उन्होंने ये उनका फ्रेमवर्क डिजाइन किया था। सो इट इज कॉल्ड माइकल पॉटर्स 5 फोर्सेस। इसमें 5 चीजें हैं जो हर एक कंपनी में, मे इट बी फ्रॉम एनी सेक्टर, मे इट बी फ्रॉम एनी इंडस्ट्री, छोटा बड़ा कोई भी हो, हर एक कंपनी को ये अप्लाई होता है। सो द फर्स्ट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, सेकंड इज बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, थर्ड इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, फोर्थ इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट एंड फिफ्थ इज इंडस्ट्री राइवलरी। तो ये 5 चीजों में आपका पूरा बिजनेस कवर हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, आपको जो लोग रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं उनका बार्गेनिंग पावर कितना है। लेट्स से अगर कल को आपके सप्लायर ने आपको बोल दिया कि मेरा रॉ में जो तेरे को माल बेच रहा हूँ वो 5 रुपया महंगा, तो क्या आप उसको बोल सकते हो कि नहीं मैं 5 रुपया महंगा नहीं लूंगा, देना है तो ये भाव में देना है तो मैं दूसरे से लूंगा। डज द कंपनी हैव दैट बार्गेनिंग पावर विद द सप्लायर्स? द सेम गोज विद द कस्टमर्स। अगर कंपनी ने बोला कि यार मेरा पता है रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गया और मैं भी मेरा प्राइस बढ़ा रहा हूँ, तो क्या कस्टमर्स, मतलब कंपनी के पास इतना बार्गेनिंग पावर है कि वो कस्टमर को जाके बोल सके कि माय प्राइस इज गोइंग अप फ्रॉम टुडे, लेना है तो लो, अदरवाइज यू हैव नो ऑप्शन। लाइक फॉर एग्जांपल इन टेलीकॉम आज 3 ही कंपनीज बची है, तो उनके पास प्राइसिंग पावर है। अभी अगर तीनों कंपनियों ने मिलकर बोल दिया कि आपका कल से जो डेटा चार्ज है 1 GB का 10 नहीं 12 रुपया है, लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास। सो उनके पास अभी वो बार्गेनिंग पावर जा चुका है। सो एंड देन थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। बहुत बार क्या होता है कि कोई एक आदि प्रोडक्ट होता है कि जो बहुत अच्छा कर रहा होता है एंड ऑल ऑफ द सडन इट गेट डिसरप्टेड। फॉर एग्जांपल इन 1990s यू मे रिमेम्बर कि सोनी का वॉकमैन आता था, वो बहुत फेमस था, इतना चल रहा था। ऑल ऑफ द सडन आईपॉड आ गया एप्पल का, इट डिसरप्टेड द होल इंडस्ट्री। ऑल ऑफ द सडन वो वॉकमैन चला गया, आईपॉड आ गया, आईपॉड बीच में बहुत चला, आईफोन आ गया, तो आईपॉड का काम आईफोन नहीं करते तो आईपॉड चला गया। आज कौन लेता है आईपॉड? कोई भी नहीं लेता है। एप्पल ने भी आई गेस न्यू मॉडल्स उसके लॉन्च करना बंद कर दिया है। सो दैट इज द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कि आप कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है उसको सब्स्टिट्यूशन का थ्रेट कितना है। फॉर एग्जाम्पल आप नोकिया, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे है, मतलब आई कैन बेट दैट कि हम सब लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी तो नोकिया का फोन यूज किया ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु एवर यू आर। आप भले ही आपका नेटवर्क 10 करोड़ हो या 1000 करोड़ हो, आपने आज जिंदगी में कभी ना कभी तो नोकिया का फोन यूज किया ही होगा।
But then look at the way company got disrupted within a matter of years. कहां पे कंपनी थी और आज उसको कंपनी को बेचना पड़ा उसको. So that is how the threat of substitute we have to look out for कि ये कंपनी का प्रोडक्ट इसको रिप्लेसेबल कितना है, क्या ये कंपनी कुछ यूनिक बनाता है कि इसको रिप्लेस नहीं कर सकते. एक तो ये हो सकता है, या फिर दूसरा कंपनी इनोवेट कर रहा है क्या ऑन टाइम टू टाइम बेसिस, बिकॉज मार्केट बिकॉज ऑफ दिस जो डेटा ट्रांसपेरेंसी आज इतना है कि यूएस में कुछ भी होता है, यूरोप में कुछ भी होता है, पूरी दुनिया में किधर भी कुछ भी होता है तो नेक्स्ट मिनट यू हैव द इंफॉर्मेशन ऑन योर फिंगर टिप्स. So the world is getting disrupted every minute and the business cycles have become shorter. जो पहले business cycle होता था, वो business cycle जो पहले 10-15 साल चलता था, that has now have gotten compressed to 5-7 years, 3-4 years maybe. So that is how markets dynamic इतना fast change हो रहा है. तो ये product क्या आज से 3 साल 4 साल के बाद relevant रहेगा या नहीं रहेगा? आप कंपनी से पूछोगे तो कंपनी तो हाँ ही बोलेगा. So we have to, जैसे for example, we as a broker, I'm telling you, we as a broker, we have become, क्या बोलते हैं, मीनिंगलेस. मतलब आज ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लोग मुझे फोन करें या हेमंत भाई को फोन करें कि यार हेमंत भाई मेरे को डीमैट अकाउंट खोलना है. यू कैन गो ऑन गूगल एंड ओपन ए डीमैट अकाउंट इन वन ऑफ द फिंगर टिप्स पे. बट यही जब आई रिमेंबर माई डैड यूज्ड टू टेल मी, यार जब मैं 95 में ब्रोकिंग बिजनेस शुरू किया, मेरे ऑफिस के बाहर लाइन लगती थी कि मेरा डीमैट अकाउंट खोलो करके. एंड ब्रोकर यूज्ड टू बी 1.5 and 2% दैट टाइम. और आज की तारीख में मैं 20 पैसा बोलूं ना तो भी लोग बोलते तू महंगा है. ऐसा हालत हो गया है. सो ब्रोकिंग इंडस्ट्री एज सच हैव गॉटन डिसरप्टेड. लुक एट व्हाट ज़ीरोधा हैज डन. ज़ीरोधा ने आज के 2009 में शुरू हुई कंपनी 12-13 सालों में इट हैज बिकम द लार्जेस्ट ब्रोकर इन द कंट्री. इट हैज डिसरप्टेड ICICI सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज, एनीवन यू नो, जो यहाँ से 20-20 साल से बैठे हुए, 25-30 साल, आई डोंट नो कितने पुराने ये लोग, बट दैट कंपनी विच इज 12 years old has disrupted a company which is 30-40 years old. You look at Tesla, कितनी 10-15 साल पुरानी कंपनी है, बट द मार्केट कैप ऑफ टेस्ला इज मच बिगर देन फोर्ड, जो 150 साल पुरानी कंपनी है. फोर्ड ने अपना प्रोडक्ट चेंज नहीं किया एंड इट हैज गॉटन आउट ऑफ द बिजनेस. टेस्ला इज द फ्यूचर. Actually, Tesla sells less cars than any company in the, मतलब जितने भी बड़ी ऑटो कंपनीज आपको पता है उनसे कम गाड़ियां बेचती है. बट टेस्ला का मार्केट कैप ऑल अराउंड 13 या 14 कंपनीज का, दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑटो मेकर्स है उनका मार्केट कैप अगर आप 1 करोगे ना तो उतना टेस्ला का मार्केट कैप है. उसमें फोर्ड आ गया, उसमें मर्सिडीज आ गया, उसमें टोयोटा आ गया, ह्यूंडई आ गया, सब आ गए. टॉप 13 और 14 जो ऑटो मेकर्स है उनका मार्केट कैप इज इक्वल टू टेस्ला. So that is because Tesla has disrupted that industry. So you have to always keep looking out for कि जो कंपनी का मैंने शेयर्स बाय किया है उसका प्रोडक्ट कितना डिसरप्ट हो सकता है. एंड डिसरप्शन इज नॉट ऑलवेज कि नया कुछ आ जाए. लुक एट व्हाट जियो हैज डन. जियो ने एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में वही प्रोडक्ट ऑफर किया, बट द मसल पावर ऑफ द वेल्थ, या पैसा जो उसके पास है, ही हैज डिसरप्टेड द होल इंडस्ट्री. मतलब उसने वोडाफोन आइडिया को ऑलमोस्ट बैंकरप्सी पे लाके खड़ा कर दिया है. So that is what you call disruption. तो आप जो कंपनी के शेयर्स ले रहे हो उसका बिजनेस में यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर कि क्या ये कंपनी का प्रोडक्ट आज से 2 साल 3 साल 4 साल बाद रेलेवेंट होगा या नहीं होगा. अगर आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं थ्रेट है, यू एग्जिट आउट ऑफ दैट बिजनेस राइट अवे एंड राइट देयर. भले ही फिर कोई भी मैनेजमेंट आके बोले कि हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो देखा जाएगा बाद में. तुम पहले करो फिर देखेंगे. बट यू हैव टू एग्जिट देयर. जैसे अभी ईवीज आ रहा है तो आप देखो ऐसी ऑटो कंपनी जो आईसी इंजन प्रोडक्ट बनाती है, जो अपना इंजन रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, आज उनको कोई वैल्यूएशन नहीं दे रहा है. यू लुक एट सोना कॉमस्टार, मतलब कितना उसका पी क्या वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, जस्ट ऑन द बेसिस कि वो कंपनी ईवीज के लिए प्रोडक्ट सप्लाई करता है. सो दैट इज हाउ वी हैव टू लुक आउट फॉर द सेक्टर्स एंड द स्टॉक्स. एंड we have to also look out for the companies कि भाई अपने पास जो कंपनी है उसमें कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, ये कंपनी का बिजनेस आज से 2 या 4 साल बाद इररिलेवेंट ना हो जाए. सो वी हैव टू ऑलवेज कीप लुकिंग आउट फॉर दैट. नाउ ये हो गया थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट. अभी है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, कि ये इंडस्ट्री में एक नया धंधा शुरू करना कितना ईजी है. जैसे ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज इमेंस. आपको अगर सब ब्रोकर बनना है, आप कोई भी ब्रोकर को फोन करो, वो आपको आधे घंटे में सब ब्रोकर बना देगा. तो मेरे ऑफिस के सामने अगर किसी ने शुरू किया तो ही इज डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू मी. सो दैट इज हाउ ब्रोकिंग बिजनेस हैज बिकम. सो इट इज एक्चुअली गुड फॉर
यू नो कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट्स में आएंगे, सब इंडिया का वेल्थ बढ़ेगा एंड ऑल दैट, बट इफ यू लुक एट द इंडस्ट्री, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज इमेंस। एज अगेंस्ट आप रियल एस्टेट देखो, टेलीकॉम देखो, जहां पे न्यू एंट्रेंट नहीं आ रहे कोई। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल डीमार्ट देखो, डीमार्ट जो करता है उसमें उसको कम्पीट करना बहुत डिफिकल्ट है। भले ही उसमें फिर बिग बाजार आया लेकिन वो नहीं चला पाया, उसको कितने को भी कंपटीशन आए और गए, लेकिन तो उसको कम्पीट करना बहुत डिफिकल्ट है। अभी आप टेलीकॉम में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में खड़ा करना है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स वहां पे है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट कोई आना ही नहीं चाहता है, भले ही वहां पे आना इजी है, बट बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी थिंग्स, थ्रेट न्यू एंट्री के लिए जो बैरियर्स होते हैं, दैट कैन बी फाइनेंशियल, दैट कैन बी टेक्निकल, दैट कैन बी रेगुलेटरी। कोई कंपनी ऐसा होता है कि जो वो इतना हाई हाई टेक प्रोडक्ट बना दे कि उसको बनाना इतना इजी नहीं होता है। भले ही आपको इंडस्ट्री लगाना इजी है, परमिशन मिल जाते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन वो प्रोडक्ट बनाने का जो टेक्नोलॉजी है वो इतना इजी नहीं है। सो एवरी कंपनी हैज सम सॉर्ट ऑफ मोट विथ इट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एपीएल अपोलो, यू लुक एट व्हाट कंपनी इज डूइंग, कंपनी इज क्रिएटिंग न्यू मार्केट्स। कंपनी ने उसका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसको ग्रो करना बंद कर दिया। कंपनी ने कहा कि ये बिजनेस हम यही रखेंगे जो हाईली कॉम्पिटिटिव है, एंड वी विल ओनली ग्रो द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। एंड उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मार्केट में इतने हिट हो गए कस्टमर्स में कि दैट इज द रीजन व्हाई दैट स्टॉक हैज गॉन अप 9x इन अ ईयर, 9x। सो व्हेन यू गेट, जो आपको अगर 10 में से एक भी स्टॉक आपको अगर ऐसा मिल गया ना आपको कि जहां पे आपका थीसिस राइट चला गया, 1-2 साल में आप 4 गुना 5 गुना, दिस स्काई इज द लिमिट, इतना पैसा आप बना पाओगे। लेकिन उस सब के लिए आपको इतना सारा थॉट प्रोसेस करना जरूरी है, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द यूएस मार्केट टू बॉटम ऑफ द की ऑन ग्राउंड लेवल पे वो कंपनी का प्रोडक्ट क्या हो रहा है। व्हेन आई बॉट एपीएल अपोलो, मैंने फैब्रिकेटर लोगों से जाके बात किया था कि ये अपोलो का पाइप है और ये टाटा का पाइप है, कौन सा अच्छा है। तो वो वहां तक जाके आपको रिसर्च करना पड़ेगा कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, तब जाके आप एक परफेक्ट कंपनी आप ढूंढ पाओगे। और ऐसा एक कंपनी आपको 10 या 20 में एक ही मिलेगा, लेकिन जब वो मिलेगा तब इतना पैसा बनेगा कि आपका सारा एफर्ट, सबका पैसा निकाल के देगा वो। सो द लास्ट पॉइंट इज इंडस्ट्री राइवलरी, कि इंडस्ट्री में राइवलरी कितना है, प्राइस कंपटीशन कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल यू लुक एट द टाइल इंडस्ट्री। टाइल इंडस्ट्री इज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री जहां पे प्राइसिंग पे कंपटीशन चलता है। ये मोरबी साइड में जितने भी टाइल के प्लांट्स है, वो लोग अभी जीएसटी आने के बाद थोड़ा कम हो गया है, बट जीएसटी के पहले ये लोग कैश में माल बेचते थे, टैक्स भरते नहीं थे, तो प्राइसिंग पावर ही नहीं था। मतलब इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कजारिया एंड सोमानी और या एशियन ग्रेनेटो, इतने ब्रांडेड प्लेयर्स हो के भी 2-2 हजार करोड़ का रेवेन्यू हो के भी दिस कंपनीज वर स्ट्रगलिंग टू यू नो, उनका प्राइसिंग पावर नहीं मिल रहा था उनको, बिकॉज इंडस्ट्री राइवलरी बहुत था। जैसे अभी टेलीकॉम में राइट नाउ इंडस्ट्री राइवलरी बहुत है, भले ही नया प्लेयर कोई नहीं आ रहा है या उसका सब्स्टिट्यूट करना इम्पॉसिबल है, बट इंडस्ट्री राइवलरी बहुत है। कोई भी रेट बढ़ा नहीं रहा है, तो एक रेट बढ़ाएगा तो वो कस्टमर तुरंत छोड़ के दूसरे के पास चला जाएगा, तो दैट इंडस्ट्री राइवलरी बहुत ज्यादा है वहां पे। सो दीज आर द 5 फैक्टर्स जिसका अगर आप जवाब ढूंढ लोगे तो यू विल हैव अ वेरी ब्रॉड एंड वेरी गुड सेंस ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग दिस बिजनेस इज। एंड हर एक कंपनी आप जो देखते हो उसमें वी हैव टू लुक आउट फॉर अ मोट। मोट मतलब ऐसा कोई एक पैरामीटर कंपनी का जिसको दूसरा कोई कंपनी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आज हेमंत भाई है, वो है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जहां पे सब्स्टिट्यूशन इजीली हो सकता है, दूसरा आदमी इजीली आ सकता है, बाकी सब हो सकता है वगैरह वगैरह। बट उन्होंने अपना एक मोड बनाया कि भाई मैं लोगों को सिखाऊंगा, मैंने लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सिखाया, मैं लोगों को हैंड होल्ड करके उनको लोगों को मैं बताऊंगा कि ये चार्ट सही है, तुमने ये चार्ट गलत देखा है, यहाँ पे ये सही, यहाँ पे ये गलत है। तो दिस इज द एडेड सर्विस दैट ही इज गिविंग यू। तो वहां पे उनका वो मोड बन गया है। सो दैट इज द मोड, दैट इज द रीजन व्हाई भले ही वो आपसे 5 पैसा ब्रोकरेज ज्यादा ले आपके ट्रेड पे, लेकिन आप बोलोगे नहीं मेरे को हेमंत भाई के साथ ही काम करना है, बिकॉज मेरे को सीखने मिलता है, बिकॉज मेरे क्वेरीज वहां पे हेमंत भाई खुद एड्रेस करते हैं। वही मैं मोतियाल में जाऊंगा तो रामदेव अग्रवाल मेरे से बात नहीं करने वाला है, वो बोलेगा भाई नीचे मेरा आदमी है, तुम्हारा देखो। सो दैट इज द मोड दैट ही हैज क्रिएटेड। आज उन्होंने फंडामेंटल का वेबिनार अरेंज किया आप लोगों के लिए, तो आप लोग वही बोलते हो कि आज फंडामेंटल किया, कल टेक्निकल किया, कल और कोई चीज का होगा।
तो भले ही वो मेरे से 5 पैसा ब्रोकरेज ज्यादा लेने दो, लेकिन मुझे हेमंत भाई के साथ ही काम करना है. So this is just a very small example. So that is how we have to look for which company has created moat in which area. कोई कंपनी होता है कि जहां पे उनका बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग होता है, उनका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे एपीएल अपोलो हो गया, फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी है. वो इतना महंगा क्यों ट्रेड करता है? बिकॉज उसके पास मोनोपोली है. रेलवे का टिकट इशू करने का एक ही एजेंसी है पूरे इंडिया में, वो है आईआरसीटीसी. आप भले कोई भी हो, टाटा, बिरला, अंबानी, जेफ बेजोस हो, आप कोई भी हो दुनिया में, आप आके इस बिजनेस मॉडल को डिसरप्ट कर ही नहीं सकते हो अनलेस एंड अंटिल गवर्नमेंट वांट्स टू. अगर गवर्नमेंट ने कल को आके बोल दिया कि वी आर गिविंग आउट लाइसेंसेस टू इशू रेलवे टिकट टू सम प्राइवेट प्लेयर्स, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट आज की तारीख में नो मैटर हु यू आर, इवन इफ यू आर डोनाल्ड ट्रंप या आप यूएस के प्रेसिडेंट क्यों ना हो, आप इस बिजनेस मॉडल को डिसरप्ट नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज द मोनोपोली. सो ये कंपनी ने अपना, ये मोट है उसका, ये कंपनी का. सो दैट इज हाउ वी हैव टू लुक आउट फॉर कौन सी कंपनीज है जो अपना एक अलग से मोट बना रही है और जहां पे आपको ऐसे अर्ली मिल जाता है ये कंपनी. आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ दीपक नाइट्राइट. दीपक नाइट्राइट ने 4 साल पहले उन्होंने कुछ, तो मुझे लगता है इफ नॉट रॉन्ग, कुछ 2 या 2,500 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया था. एंड दैट टाइम कंपनी का मार्केट कैप तो कुछ 1700-1800 करोड़, मतलब मार्केट कैप से बड़ा उन्होंने केपेक्स अनाउंस किया कि हम लोग फिनॉल का प्लांट बनाएंगे और इतना बड़ा प्लांट लगाएंगे कि पूरी इंडिया का उसका डिमांड में मीट कर पाऊंगा. मतलब दैट टाइम इंडिया में 80-90% ऑफ द फिनॉल वाज इंपोर्टेड, इंडिया में कोई नहीं बना रहा था. एंड दीपक नाइट्राइट फिनॉल से पहले आप जाके वो कंपनी देखो, कुछ भी नहीं कर रहा था. इट वाज अ कमोडिटी केमिकल कंपनी, बट दे टुक दैट वेरी बोल्ड स्टेप एंड दे सेड कि हम लोग इतना बड़ा प्लांट लगाएंगे कि ये पूरा इनपुट हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और इंडिया में लोगों को फिनॉल बना के देंगे. That company has gone from 200 to 2,500 within 2 to 3 years. 10 गुना पैसा हो गया 3 साल में. So ऐसा अगर आपको कहीं मोट मिलता है कोई कंपनी में, तो उसके जितना पैसा कहीं नहीं बनेगा. जैसे आईआरसीटीसी 300 रुपए का आईपीओ या 4,000 रुपए भाव हो गया. सीडीएसएल है 200-250 रुपए का, 1,200 रुपए भाव है. बीएसई देख लो 300 रुपए का भाव था, 1,200 रुपए का भाव है. कोई भी कंपनी, यू टेक आउट एनी कंपनी, बालाजी, हमें जितने भी मल्टीबैगर्स आपको पता है, वो कंपनी आप जाके देखो, वो कंपनी में कोई ना कोई मोट जरूर होता है. व्हाई नेस्ले ट्रेड्स एट 100-110 पी, व्हाई एशियन पेंट्स ट्रेड एट दैट वैल्यूएशन? बिकॉज दे हैव क्रिएटेड दैट मोट. आज आप नेस्ले का मैगी खाओ, आपको दूसरा कोई मैगी पसंद नहीं आएगा. लोग हिली एरियाज में जाते हैं, एक 10 रुपए का मैगी का पैकेट का 100 रुपए देके लेकिन मैगी ही खाएंगे. आप उसके जगह पे आईटीसी का येपी नूडल ला के रखो, कोई नहीं खाएगा. So that is the mode that they have created. आप पीडीलाइट का आप फेविकॉल, मतलब फेविकॉल ही यूज करेंगे. आप अपना घर बना रहे हो तो आप दूसरा एडेटिव नहीं लाओगे, आप फेविकॉल ही यूज करोगे. यू विल यूज पीडीलाइट का फेविक्विक. So that is the mode that these companies have created within themselves. So अपने को ऐसा कंपनी ढूंढना है. When we are looking out for stocks, we should be able to answer this question कि ये कंपनी का मोड क्या है, क्यों ये कंपनी सबसे बेस्ट कंपनी है. देन ये सब होने के बाद अगर आपको उस कंपनी का बिजनेस मॉडल पसंद आता है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का प्रमोटर अच्छा है, कंपनी के पास ये स्पेशलिटी है और ये कंपनी का मोट है, तो मुझे ये कंपनी पसंद है. देन वी कम टू फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी. फाइनेंशियल्स में ब्रॉडली देयर आर 3 स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट. वन इज P&L, सेकंड इज बैलेंस शीट एंड थर्ड इज कैश फ्लो. फॉर मी cash flow and balance sheet is the most important account. अब P&L is, जितना P&L hides more than it reveals, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि P&L को मैनिपुलेट करना बहुत इजी है. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ नहीं, आपको अगर 2 एंट्रीज आपने यहाँ वहां कर दी, P&L मैनिपुलेट हो जाता है. लेकिन द पॉइंट इज दैट वी यूजुअली गो एंड लुक एट द कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ये कंपनी का प्रॉफिट कितना है, सेल्स कितना है, मार्जिन कितना है, ये कितना है, वो सब देखना चाहिए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू कम टू बैलेंस शीट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. कंपनी जितना प्रॉफिट बना रहा है उसमें से एक्चुअल कैश कितना आ रहा है कंपनी के पास. ये सिर्फ नाम का सेल्स है. जैसे क्वालिटी लिमिटेड, ये कंपनी बैंकरप्ट क्यों हो गई? अगर किसी ने भी क्वालिटी लिमिटेड का P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर थोड़ा सिंक्रोनाइज करने का कोशिश किया होता, तो दे वुड हैव रियलाइज्ड कि बस ये कंपनी का जो सेल्स है वो सारा का सारा डेटर्स में जा रहा है, कंपनी के हाथ में 1 रुपया नहीं आ रहा है.
सिर्फ कंपनी सेल्स दिखाते जा रही है, सामने डेटर्स बढ़ते जा रहे हैं, सेल्स बढ़ रहा है, डेटर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर मैं देखूं तो कैश आ ही नहीं रहा है कंपनी को। सो दैट इज द बिगेस्ट रेड साइन, दैट इज द बिगेस्ट रेड साइन। अगर कोई कंपनी अगर कैश जनरेट नहीं कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउएवर दैट गुड कंपनी इज, शुड नॉट बाय, और अगर है तो उसको एग्जिट करो। बिकॉज आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, जब भी कभी मार्केट डाउनटर्न आएगा, ये कंपनी सस्टेन नहीं करेगी, या उसको बहुत सारा लेवरेज या लोन लेना पड़ेगा टू सस्टेन। सो वी हैव टू ऑलवेज लुक आउट फॉर द कंपनीज हु हैव वेरी गुड कैश फ्लोज एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। और ये दो अच्छा होने के बाद यू गो टू P&L स्टेटमेंट। कोई कंपनी में अगर ग्रोथ कम है तो भी चलेगा, वो कंपनी आपको रिटर्न थोड़ा कम देगा या 2 पैसा कम देगा, लेकिन वो कंपनी का अगर कैश फ्लो और बैलेंस शीट स्ट्रांग है तो वो कंपनी कभी भी बैंकक्रप्ट नहीं होगा, या कंपनी आपका पैसा लेके नहीं डूबेगा। 2 पैसा आपको कम मिलेगा या आपका सिर्फ इंटरेस्ट निकलेगा, या कभी कभी वो भी नहीं निकलेगा, कभी 5-10% नुकसान में भी बेचना पड़े, दैट इज ओके, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। हर एक स्टॉक मल्टीबैगर नहीं होगा। तो बट वी हैव टू ऑलवेज लुक आउट फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट कितना स्ट्रांग है कंपनी का, बैलेंस शीट पे लोन्स कितने हैं, वो लोन्स अगर जितना लोन है, इक्विटी कितना है, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, उसका कैश फ्लो टू इबिटा कितना है, जितना कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रही है उसमें से कैश में कितना आ रहा है कंपनी को पैसा, ये अपने को देखना है। तो ये अपने को तीनों स्टेटमेंट्स में बहुत सारी चीजें जो देखने जैसी है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कवर इट हियर। अगर आप कोई भी एक अच्छा नेट पे जाके आप एक आर्टिकल पढ़ोगे या कोई भी बुक पढ़ोगे ना, आपको ये दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। अगर कोई अगर बेसिक बीकॉम एमकॉम भी किया होगा ना, तो ही वुड हैव, उसको पता रहेगा कि ये कैसे होता है, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनता है और P&L कैसे बनता है, और तीनों का कोरिलेशन कैसे होता है, उसको पता रहेगा। सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, लेकिन लोग उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते ये चीज को। सो वी हैव टू ऑलवेज ऑलवेज गिव मोर और द फर्स्ट प्रायोरिटी टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी जस्ट टू गिव यू वेरी हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, सेकेंड होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जस्ट टू गिव यू अ 1 लाइन डिस्क्रिप्शन, कैश फ्लो स्टेटमेंट में CFO जो होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज योर कैश फ्लो दैट कंपनी जनरेट फ्रॉम इट्स ब्रेड एंड बटर बिजनेस। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जब कैलकुलेट होता है तो उसमें जो भी वन टाइम गेन्स, वन टाइम लॉसेस होते हैं, डेप्रिसिएशन होता है, नॉन कैश चार्जेस होते हैं, वो सब उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है फ्रॉम द प्रॉफिट्स। एंड उसमें वर्किंग कैपिटल में आपका डेटर्स में कितना पैसा फंसा है, क्रेडिटर्स में कितना है, इन्वेंटरी कितना है, ये सब उसमें कवर होता है। So first figure you should look at is cash flow from operations, and that has to be positive. That has to be positive. अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव कर रही है तो वो कंपनी में कहीं ना कहीं किधर ना किधर तो प्रॉब्लम है। एक तो वो कंपनी को जो उसके वेंडर है उसको बहुत ज्यादा क्रेडिट देना पड़ रहा है, या उसके कस्टमर से पैसा उसको आ नहीं रहा है, या उसका पैसा इन्वेंटरी में फंस रहा है, कहीं ना कहीं उसके बिजनेस मॉडल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। Cash flow from operations has to be positive on a consistent basis, not 1 साल 2 साल ऐसा नहीं, on a consistent basis। तो वो अपने को जरूर देखना है। Then comes cash flow from operations, जैसे ही खत्म होता है there comes cash flow from investing activities। So that shows कि how is company deploying whatever cash company has generated। उसमें उन्होंने फिक्स कैपिटल एक्सपेंसेस पे कितना खर्चा किया, नया प्लांट एंड मशीनरी लगाने पे कितना खर्चा किया, वो कंपनी ने कुछ सॉफ्टवेयर होगा या प्रॉपर्टी राइट्स है वो खरीदने में कितना खर्चा किया, दैट इज ऑल इज इन योर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो आप पहले देखो कि कंपनी ब्रेड एंड बटर बिजनेस जो उसका है उसमें से पैसा बना रहा है कि नहीं बना रहा है। फर्स्ट, अगर वो पैसा बना रहा है तो वो पैसा यूज कैसे कर रहा है, दैट वी हैव टू लुक कि कंपनी केपेक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वो पैसा जो कंपनी जनरेट कर रहा है वो किस तरीके से यूज कर रहा है। एंड देन थर्ड पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बहुत बार क्या होता है कि कंपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट करता है लेट्स से 100 रुपीज, लेकिन मेनी टाइम्स व्हेन कंपनी इज कैपेसिटी एक्सपेंशन मोड, कि जब कंपनी बहुत सारा केपेक्स कर रहा होता है तो कंपनी को ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। सो दैट टाइम वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कम होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग ज्यादा होता है। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग जो लास्ट पार्ट है दैट शोज
हाउ यू आर ब्रिजिंग दिस गैप, कि आपने लोन कितना लिया है, आपने कुछ इक्विटी इशू किया है क्या, वो सब आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मतलब आप अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से अगर आपने देखा लाइन टू लाइन और अच्छे से उसको इंटरप्रेट किया, तो आप ये समझ जाओगे विदाउट लुकिंग एट पीएनएल, विदाउट लुकिंग एट बैलेंस शीट, कि बस एक कंपनी अच्छा है कि नहीं है, ऑन वेरी प्राइम ऑफ फेसी बेसिस। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप आर्टिकल्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप कंपनी स्पेसिफिक कोई भी एनालिसिस नहीं कर पाओगे। एंड व्हाट एवर एनालिसिस यू डू, देयर विल बी अ लॉट ऑफ रूम फॉर एरर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडरस्टैंड होना बहुत 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 जरूरी है। यू मस्ट नो दिस। उसके बाद आता है फिर आप बैलेंस शीट देखो, उसके बाद आता है पीएनएल, कि बैलेंस शीट कितना स्ट्रांग है, उसका डेट्स कितना है, कंपनी का कंसिस्टेंट लेवल पे डेट कंपनी बढ़ा रही है, घट रहा है, उसका कौन सा डेट ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल है, टर्म लोन है, उन्होंने वो लिया है तो कहाँ पे उसको यूज किया है, किस तरीके से यूज किया है, कैपिटल एलोकेशन क्या है। यू लुक आउट फॉर ऑल दोस थिंग्स। आपका कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना है, रिसीवेबल्स कितना है, इन्वेंटरी कितना है। You calculate the inventory ratios, debtor days, payable days, inventory days, working capital cycle, वो कितने दिन का है, and how that working capital cycle is moving across the years and years, कि पिछले 3-4 साल में इसका क्या हुआ है। अगर working capital cycle आपका बढ़ रहा है, then company is facing problems, कंपनी का पैसा is not converting into cash much faster. For example, again to give example of APL Apollo, कंपनी का working capital cycle था 40 days, from 40 days कोविड के बाद कंपनी ने उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल लेके आया तो 7 डेज। मतलब जो पैसा पहले कंपनी को 40 दिन बाद वापस मिलता था, वो अभी 7 दिन में मिल रहा है। फ्रॉम बीइंग अ 700 करोड़ डेट कंपनी, द कंपनी विल गो टू 300 to 400 करोड़ कैश कंपनी इन नेक्स्ट 1.5 ईयर। आपका सिर्फ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है। एंड ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी आपको कैश फ्लो में मिलेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप जाओगे तो वहां पे एक सेपरेट सेक्शन होता है वर्किंग कैपिटल करके, वहां पे आपको सब पता चलेगा कि लायबिलिटीज कितना है, एसेट्स कितना है, इन्वेंटरी कितना बढ़ा है, घटा है, रिसीवेबल, पेएबल, सब कुछ मिलेगा। सो जस्ट दैट वन चेंज ऑफ कैश फ्लो, उसका कैश कन्वर्जन साइकिल फ्रॉम 40 to 7 days, कंपनी हैज गिवन 9x रिटर्न्स इन 1 ईयर जस्ट फ्रॉम दैट वन चेंज। सो इतना बड़ा इंपैक्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। 700 करोड़ वाला डेट वाला कंपनी 2 या 2.5 साल में 700 करोड़ डेट से 300 करोड़ कैश चला जाएगा। मतलब कंपनी विल जनरेट 1000 करोड़ ऑफ रुपीज कैश फ्लो आफ्टर ऑल इट्स बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। 700 करोड़ का डेट रीपे करके उसके बैलेंस शीट पे 300-400 करोड़ का कैश होना चाहिए। मतलब इतना उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है कंपनी का। देन ये एक बार अपन ने प्राइमा फेसी देख लिया, देन वी हैव टू गेट टू नोट्स टू अकाउंट। आप कोई भी एनुअल रिपोर्ट देखो, उसमें एक बहुत डिटेल्ड नोट टू अकाउंट होता है। एवरी सिंगल लाइन आइटम जो बैलेंस शीट पीएनएल में है, उसका डिटेल दिया हुआ होता है कि सेल्स हुआ तो सेल्स कहाँ पे हुआ, एक्सपोर्ट कितना हुआ, डोमेस्टिक कितना हुआ, अलग अलग सेगमेंट रहेंगे तो सेगमेंट वाइज कितना हुआ। आपका बैलेंस शीट पे आप जाओगे तो इन्वेंटरी है तो इन्वेंटरी कितना है, कैसे उसका इन्वेंटरी मूविंग। आप नोट्स टू अकाउंट में जाओगे तो इतना डिटेल्ड नोट्स टू अकाउंट होता है। यू हैव टू गो थ्रू दैट नोट्स टू अकाउंट वेरी केयरफुली। एंड ये नोट्स टू अकाउंट में आपको पता चलेगा कि कंपनी कुछ फ्रॉड कर रही है कि नहीं। इफ यू आर एबल टू synchronize all these 3 statements and notes to accounts properly, so you will get a disconnect somewhere. If company is doing some sort of a fraud, you will definitely spot 1 or 2 points where आपको लगेगा कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इधर सेल्स हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका डेटर्स बढ़ रहा है या क्रेडिटर्स घट रहा है, फिर कंपनी पैसा कहाँ चलाया, लोन भी नहीं बढ़ा। तो इफ यू आर एबल टू सिंक्रोनाइज दिस 3 स्टेटमेंट्स, आपको कंपनी अगर फ्रॉड कर रहा है तो 99% यू विल बी एबल टू पॉइंट इट आउट कि यहाँ पे मेरे को कुछ तो प्रॉब्लम लगता है कंपनी में। कभी ना कभी ऐसा भी होगा कि आप यू विल नॉट बी एबल टू फिगर इट आउट, ऐसा भी हो सकता है। बट इफ यू आर एबल टू डू इट वेल, देन प्रोबेबिलिटी इज दैट यू विल नॉट हैव अ वेरी बिग ऐसा कोई कंपनी इन योर पोर्टफोलियो की जो कभी बैंकरप्ट हो गया। देन आता है मैनेजमेंट के बारे में आई ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट। यू लुक एट द मैनेजमेंट, यू स्पीक टू द डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉइज, इंडस्ट्री पीपल। आप उनसे बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आदमी कैसा है, ये आदमी इंटेग्रिटी है कि नहीं इस आदमी में, ये लोग जो बोलते हैं वो करते हैं कि नहीं करते, या फिर सिर्फ टीवी पे आके बोलने के लिए बोल देते हैं। सो यू हैव टू लुक आउट फॉर मैनेजमेंट इंटेग्रिटी,
which is probably the one of the most important thing. अगर मैनेजमेंट इंटेग्रिटी है, you look out for stocks like Infosys, Wipro, any Tata Group company. These are the pinnacles of integrity. Last year when US में एक whistleblower न्यूज आया था कि Infosys ने कुछ फ्रॉड किया है, कोई टेंडर देते वक्त और समथिंग, स्टॉक हैड फॉलन टू व्हाट 500 or 550 levels. But that was a very big opportunity to buy because Narayan Murthy and Nandan Nilekani, these are the two people who are known for their integrity. So मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी अगर इतना अच्छा है तो यू कैन गेट सच अपॉर्चुनिटीज कि कभी कंपनी में कोई खराब न्यूज आ गया तो अब अगर आपको पता है कि ये कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है यार, ये ऐसा ही गफला कर ही नहीं सकता है. मतलब देयर आर वेरी हैंडफुल ऑफ कंपनीज इन इंडिया जिनके बारे में अपन ऐसा बोल सकते हैं. मतलब जो सारे ब्लू चिप कंपनीज यू कैन टेक, विप्रो हो गया, एशियन पेंट्स, नेस्ले, पीडिलाइट एंड ऑल दीज कंपनीज, देयर आर ओनली वेरी हैंडफुल ऑफ कंपनीज एंड look at what the sort of valuation these companies get just because their managements are clean, their managements are honest. वो कभी गफला नहीं, फ्रॉड नहीं करेंगे. अगर मेरे कंपनी में ग्रोथ है तो है, नहीं है तो नहीं है. They will not sugarcoat the problems. वो आके आपको सीधा बोल देंगे कि बॉस कंपनी में ये प्रॉब्लम है. For that honesty market rewards you a lot. आप अगर आपका वही सेक्टर का दूसरा कंपनी अगर 20 PE पे चल रहा है तो वो बेस्ट कंपनी 30-35 PE पे ट्रेड करेगा एंड हमेशा he will get that extra premium of clean and honest management. So management is very, 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 very important. And the final part to decide whether we should buy this stock or not is the valuation, and not historic valuations. Historic valuations can be misleading. For example, upon valuations, we look at PE ratios, we look at price to book, we look at EV to EBITDA. There are multiple ratios you can look at, but historical ratios can be misleading because historical ratios shows you that purana kya hai, what company has done in the past. But stock markets are all forward looking. स्टॉक मार्केट हमेशा वो देखते हैं कि आदमी आगे क्या करने वाला है, कंपनी आगे क्या करने वाला है, एंड मार्केट उसके हिसाब से कंपनी को आज वैल्यू करते हैं. So when we do all these analysis from US to companies notes to account, we should be able to at least should be able to judge very roughly कि आने वाले 2 साल में ये कंपनी क्या कर सकता है, ये कंपनी का सेल्स कितना हो सकता है, ये कंपनी का मार्जिन क्या हो सकता है और ये कंपनी का प्रॉफिट क्या हो सकता है. अगर ये आप आने वाले 1 या 2 साल के लिए भी कर पाए तो द एज दैट यू कैन हैव इज टू मच, बिकॉज आपका जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन है वो तो जो हो चुका है उसके लिए है, बट मार्केट में जो प्राइस चल रहा है इट इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी. जो भी रेशो एकदम इजीली अवेलेबल होता है कि एक मैंने क्लिक ऑफ बटन दबाया मेरे को प्राइस टू बुक मिल जाता है, मैंने एक क्लिक ऑफ द बटन दबाया पीई मिल जाता है. Never look at such ratios which are available at a single click of a button, because वो सारी दुनिया को मिल रहा है. आप अकेले नहीं हो कि जिसको वो रेशो दिख रहा है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जो फॉरवर्ड लुकिंग वैल्यूएशंस बना सकते हैं कि मैं फॉरवर्ड लुकिंग इस कंपनी का आगे फ्यूचर क्या हो सकता है, कि ये कंपनी का सेल्स आज से 2 साल बाद क्या हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो सकता है, एंड वैल्यूएशंस क्या होंगे तभी. So that is very important that we have to look at forward-looking valuations when we are looking at valuations of any company. You cannot say कि आज IRCTC 150 के PE मल्टीपल पे ट्रेड करता है and क्यों इतना महंगा है. That is the reason because you are not able to understand कि कंपनी आगे क्या क्या कर सकता है, how much levers that company has. कंपनी आज बिजनेस में क्या क्या चेंज कर रहा है और आने वाले 2 साल का उनका रोड मैप क्या है. If you look at that very closely, you will understand कि बॉस ये कंपनी का वैल्यूएशन इतना है, ठीक है थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, बट इट इज नॉट कंप्लीटली फॉल्स. आज लोग पूछते हैं कि डीमार्ट इतना 150-200 के पी मल्टीपल पे क्यों ट्रेड करता है, बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग एट द फॉरवर्ड मल्टीपल्स ऑफ द कंपनी. कंपनी माइट डबल इट्स बिजनेस इन 3 to 4 years बिकॉज कंपनी इज री इन्वेस्टिंग 2 से 2.5 करोड़ रुपया एवरी ईयर. 2 to 2.5 करोड़ 2 to 2.5 thousand रुपीज का केपेक्स एवरी ईयर कर रहा है डीमार्ट. इवन इन लास्ट 2020 पैंडेमिक ईयर में कंपनी ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 1800 या 2000 करोड़ का केपेक्स किया है. सो हाउ मेनी कंपनीज यू कैन फाइंड जो डेट फ्री और इंटरनल अप्रूवल से इतना केपेक्स कर रही है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक एंड वेरी स्मॉल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर ऑफ द कंपनी.
एंड अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, आप ये कभी जज नहीं कर पाओगे कि मैं कंपनी कब बेचूं। लाइक आई एम स्टिल होल्डिंग 70% ऑफ माई APL अपोलो, जो 9 गुना हो चुका है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इसको नहीं बेचना है, बिकॉज वो फॉरवर्ड मल्टीपल्स आप निकाल के देखो। अब ये 2.5 मिलियन टन कैपेसिटी वाला कंपनी 2 साल में 4 मिलियन टन हो जाएगा। वो जो एडिशनल 1.5 मिलियन टन आने वाला है, उसमें कंपनी विल मेक अराउंड 7,000 to 8,000 रुपीज EBITDA पर टन, जो आज कंपनी 4,500 रुपए EBITDA पर टन बना रहा है। तो अगर मैं इसका सिंपल एक बेसिक कैलकुलेशन बनाऊं कि 1.5 मिलियन टन, उसके ऊपर 8,000 रुपए का EBITDA पर टन, और आज का 4,000, तो ये कंबाइंड बेसिस पे कितना होगा, उसका EBITDA कितना आएगा और उसका प्रॉफिट कितना आएगा 2 साल के बाद। एंड यू लुक एट दैट वैल्यूएशन एंड देन डिसाइड कि मैं कंपनी को बाय करूं या सेल करूं। बिकॉज आज आप अगर देखोगे तो बोलोगे यार, एक पाइप बनाने वाला कंपनी 50 के PE मल्टीपल पे क्यों ट्रेड कर रहा है? तो उसका जवाब कुछ नहीं है, बिकॉज दैट इज वेरी फॉल्स metric to look at. PE is the right metric, but forward looking matrices are much more important than historical matrices. So that is the last part, which is very important, valuations while buying a company. And again there comes comparative valuations, जहां पे एक सेक्टर में 2 कंपनीज है, तो you have to analyze both these companies separately. कोई एक ही सेक्टर की एक कंपनी आपको 10 पे मिलेगी और दूसरी, आप जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव एग्जांपल ऑफ हाईटेक पाइप्स which is the peer of APL अपोलो, वो 10 के PE मल्टीपल के 15 पे भी लोग बोलते महंगा है, बिकॉज इट इज अ डेट रिडन कंपनी, उसमें कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं है, वो 2,000 रुपए पर टन बनाता है EBITDA, और आज APL अपोलो 4,000 टन पे बोल रहा है मैं 8,000 टन बनाऊंगा, तो वो 40 और 50 के PE मल्टीपल पे ट्रेड करता है, और जब मार्केट गिरता है इन मेरे पोर्टफोलियो में वो सबसे कम गिरता है, बिकॉज उसमें जब वो गिरता है तो कोई ना कोई बायर खड़ा ही होता है उसमें लेने के लिए। So that is how we have to look at the companies, and we have forward-looking valuations, forward-looking, vision of the company आप तभी बना पाओगे अगर आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल पे पकड़ है, आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल डीपली समझ आता है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है वो आपको पता है, और आप थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग आप जाके मॉडलिंग करो पूरा एक्सेल में जाके, बट एक बेसिक भी अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग बना पाए तो भी you will have a basic understanding कि when is the time to sell this company, when is this company is getting expensive, when is this company getting cheap. So that is how you have to look at valuations. So that is how you should analyze a company, from annual report to business to financials to management. And financials में again cash flow statement is the most important, balance sheet, P&L, and then you can always company track करने के लिए काफी सारी companies quarterly con calls करती है, देन मैनेजमेंट इंटरव्यूज टीवी पे आते हैं, न्यूज़पेपर्स होता है, इंडस्ट्री रिलेटेड भी आपको बहुत सारा आपको रीडिंग करना बहुत जरूरी है। इफ देयर इज समथिंग हैपनिंग इन इंडस्ट्री विच में डायरेक्टली अफेक्ट योर कंपनी, तो कंपनी आके आपको कभी नहीं बोलेगा कि भाई मेरे इंडस्ट्री में ये तकलीफ है जो मुझे अफेक्ट करेगा। हमेशा हर एक मैनेजमेंट अपने कंपनी के बारे में अच्छा ही बोलेगा। देयर आर वेरी हैंडफुल ऑफ मैनेजमेंट जो आपके बोलेंगे कि भाई मेरे कंपनी में प्रॉब्लम है। सो मैनेजमेंट जो बोलता है वो सुनो, लेकिन अप्लाई योर ओन लॉजिक, अप्लाई योर ओन ब्रेन्स कि क्या ये सच में पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो करना पॉसिबल है या नहीं है। सो देन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक वेरी वाइज डिसीजंस। एंड 10 या 15 स्टॉक्स में से अगर आपको एक या दूसरा स्टॉक भी अगर मिल गया जो ऐसा मल्टीबैगर बन जाए, तो ऑल योर एफर्ट्स आर काउंटेड फॉर। आगे पीछे का सारा पैसा, कोई एक दो स्टॉक में नुकसान भी हो गया तो वो भी पैसा आपका निकल जाएगा, लेकिन वो 5, 6, 7, 10, 15 टाइम्स रिटर्न बनाने के लिए आपको उतना उसको पेशेंस देके रुकना भी पड़ेगा। मार्केट में फॉल्स आएंगे वो देखने भी पड़ेंगे। तो जब मार्केट में फॉल आता है, दैट इज द टाइम व्हेन योर कन्विक्शन इज टेस्टेड, कि आपको कंपनी पे कितना भरोसा है, हाउ मच योर रिसर्च इज स्ट्रॉन्ग, दैट इज द टाइम व्हेन इट इज टेस्टेड। अगर आप वो मोमेंट पे इफ यू गिव अप, then either probably your research is not, you have not done your research well, otherwise you have done research so well that you know कि बॉस ये कंपनी में प्रॉब्लम है। It's either of the two. So we have to keep our research very strong अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बैठना है तो। आज राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में टाइटन इज द बिगेस्ट स्टॉक, 7-8 हजार करोड़ का एक स्टॉक है जो वैल्यूएशन है, लेकिन फॉर दैट ही हैड टू वेट फ्रॉम 2001 टू 2021, 20 साल लगे वो होने के लिए। एंड 20 साल में ही हैड सीन एवरीथिंग,
.com का बबल से लेके 2008 का फॉल लेके डीमोनेटाइजेशन, लॉकडाउन, जीएसटी, व्हाट एवर यू कैन इमेजिन, इतना सब देखना पड़ा तब जाके वो हुआ, बिकॉज ही हैड दैट कन्विक्शन टू स्टे विद द स्टॉक कि नहीं ये कंपनी अच्छा ही है, तभी वो होता है। अदरवाइज अगर कोई एक फॉल आएगा 5-10% आपका स्टॉक गिर जाएगा, आप डर जाओगे, उसको बेच दोगे। सो दैट इज प्रीटी मच ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स टू स्टॉक स्पेसिफिक। एंड अभी ये सब जो है वो आपका तो नॉलेज हो गया, तो नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस, ये आपका टेक्निकल है या फंडामेंटल है, वॉट एवर इट इज, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस, अनुज विल स्पीक मोर ऑन इट। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अगर किसी को ये जो सर का अभी सेशन हुआ है इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चन आंसर्स पहले हम लेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो हेलो, हाँ, यस सुशील भाई आप बोलिए। वो सेक्टर स्पेसिफिक कुछ करने का रहता है क्या अपने को? नहीं सर, कुछ करने का रहता है मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कुछ? हेलो हेलो, सुनाई देता है? यस यस। नहीं कुछ करना होता है क्या मतलब, मुझे समझा नहीं, कुछ मतलब क्या? कैन यू गेट अ बिट मोर स्पेसिफिक? ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट, ये सब डाइवर्सिफाई बहुत नेसेसरी है क्या? सिर्फ आपका वो जो एनालिसिस है कैश फ्लो रेशियो वही फॉलो करने? नहीं, ये तो आपको हर एक सेक्टर में हर एक कंपनी में देखना है सर। कैश फ्लो जो है वो रियल एस्टेट रहने दो, कोई भी रहने दो, उससे देखो एट द एंड ऑफ द डे इस कंपनी के गले में अगर पैसा आ रहा है ना तो ही वो कंपनी पैसा बना रही है, फिर वो कोई भी कंपनी हो, चाहे रियल एस्टेट हो, वो दूध बेचने वाली कंपनी हो या सोना बेचने वाली कंपनी हो, जब तक उसके गले में पैसा नहीं आता तब तक वो कंपनी के धंधे का कोई मतलब ही नहीं है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इवन फॉर योर ओन बिजनेस। स्टॉक मार्केट तो दूर की बात, बट आपके खुद के धंधे के लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का आप बनाओ अपना स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एनालाइज करो कि मेरा पैसा कहाँ से कैसे कैसे बन रहा है। आप खुद भी इतना उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे इंप्रूव कर सकता हूँ, मेरे बिजनेस को वहां पे इंप्रूव कर सकता हूँ। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी सेक्टर, एनी कंपनी। आपका खुद का बिजनेस से लेके मुकेश अंबानी तक, उसमें सब लोग आ गए। ओके ओके। तो सूरज भाई फर्स्ट तो थैंक यू सो मच कि जो आपका जो नॉलेज है, मतलब हमारी पहले भी बात हुई है और हमेशा हमारा यही ट्राई है कि लोगों तक अपना जो नॉलेज है, जैसे मैं टेक्निकल का, मेरा जो कोर है वो टेक्निकल है और आपका जो कोर है वो फंडामेंटल है, तो हमारी हमेशा यही कोशिश है कि जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचे और उसका बेनिफिट मैक्सिमम लोग ले पाए। राइट। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज है जो मेरे लिए भी आज नहीं है, मेरे को भी जो सीखने को मिला है। तो मेरा और एक डाउट है, जैसे हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब देखते हैं सेक्टर वाइज, लेकिन कई कंपनीज ऐसी होती है कि जिसके फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन वो टर्न अराउंड स्टोरीज हो रही है। जैसे हमने एक सुबेक्स में हम लोगों ने एक साल पहले हमने बात की थी, तो जस्ट सुबेक्स को मेरे को क्लू कहाँ से मिला कि मैंने मेरे एक रिलेटिव को फोन किया और उसका फोन नहीं लग रहा था। उसने मेरे को बोला कि सर मैं कॉलेज में था और सुबेक्स कंपनी का कैंपस इंटरव्यू था और वो कैंपस इंटरव्यू में जो जनरली लोग, मतलब जनरली कंपनीज अगर 15,000 ऑफर कर रही है तो सुबेक्स 25,000 ऑफर कर रहा है और इतना एग्रेसिवली कर रहा है। तो वहां से एक अपने को सिर्फ हिंट मिली। राइट। तो वहां पे क्या था, तब वो कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा था या टर्न अराउंड हो रहा था। राइट। तो अगर ऐसी कोई टर्न अराउंड पे भी फोकस करना चाहिए या फिर स्ट्रेट अवे फंडामेंटल एनालिसिस जो स्ट्रक्चर है उसी पे फोकस करना चाहिए? नहीं सर, टर्न अराउंड भी फंडामेंटल में कवर होता है। तो दैट इज व्हाट आई मेंट बाय फॉरवर्ड लुकिंग एनालिसिस, कि आप फॉरवर्ड लुकिंग अगर आप एनालिसिस कोई कंपनी का कर सकते हो तो ही आप ये सिर्फ मल्टीबैगर कमा सकते हो।
राइट सॉरी तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट बिफोर दिवाली 2019 आई रिमेम्बर मुहूर्त ट्रेडिंग पे आई हैड बॉट माय बिगेस्ट क्वांटिटी इन दिस दिग्विजय सीमेंट। ये कंपनी एक जामनगर बेस्ड कंपनी है। ओके तो उनका 1.2 मिलियन टन का प्लांट है, बहुत छोटी कंपनी है। मतलब जस्ट टू गिव यू कंपैरिजन, अल्ट्राटेक सीमेंट हैज कैपेसिटी ऑफ 65 मिलियन टन, श्री सीमेंट 50 मिलियन टन पे है, एसीसी अंबुजा कंबाइंड समथिंग 100 मिलियन टन कैपेसिटी है उनका। सो दिग्विजय सीमेंट इतना छोटा कंपनी है, 1.2 मिलियन टन। 1990s में ये कंपनी पहले थी बांगुर के पास, जो आज के श्री सीमेंट के बांगुर है उनके पास। उन्होंने ये कंपनी लेट 90s में बेची आदित्य बिरला को। आदित्य बिरला ने ये कंपनी अर्ली 2000s में बेचा एक पोर्टुगीज कंपनी को। एक पोर्टुगीज कंपनी जिसको लिया था उसको ब्राजीलियन कंपनी ने एक्वायर किया, तो ये कंपनी हो गई ब्राजीलियन कंपनी। और ब्राजीलियन कंपनी से 2019 में एक मुंबई बेस्ड पीई फंड है ट्रू नॉर्थ करके, उसने इस कंपनी को एक्वायर किया। तो जब इस कंपनी को एक्वायर किया, ये लॉस मेकिंग कंपनी था। बट इफ यू लुक एट द प्रमोटर, सब द फर्स्ट थिंग दैट प्रमोटर्स डिड वाज, ट्रू नॉर्थ जैसे ही इसने उस कंपनी को इसने खरीदा, दे ब्रॉट इन अनिल सिंघवी। द अनिल सिंघवी जो जी बिजनेस वाला अनिल सिंघवी नहीं, अनिल सिंघवी जो आपके सुबेक्स का भी चेयरमैन है। तो मतलब आज का जो अंबुजा सीमेंट आपको दिखता है ना इतना बड़ा, उस अंबुजा सीमेंट को बड़ा इस अनिल सिंघवी ने बनाया था। तो उसको इन्होंने कंपनी का चेयरमैन बनाया। सो दैट इज द टाइम मैंने रियलाइज कि बॉस, अगर इतना बड़ा आदमी जिसको आज अल्ट्राटेक वाला भी कंसल्टेशन के लिए बुलाता है, वो अगर इतनी छोटी कंपनी का चेयरमैन बन रहा है, तो इस कंपनी का डेफिनेटली टर्न अराउंड होगा। तो वो फॉरवर्ड लुकिंग मैंने बेट लिया था। सो वो फॉरवर्ड लुकिंग फाइनेंशियल्स अगर आप कर सकते हो कि इस कंपनी में क्या हो सकता है, मतलब टू ऑनेस्टली टेल यू, मैं जामनगर में जाके प्लांट तक जाके आया था मैं। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस गोज टू दैट लेवल, मतलब वो लेवल तक आपको जाना पड़ता है। दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव सच बिग मल्टीबैगर्स। वो 20 रुपए का स्टॉक आज 97 करके अभी 80 रुपए चल रहा है, एंड आई स्टिल होल्ड माय 80% ऑफ द क्वांटिटी। सो वो कन्विक्शन, वो आपका क्या बोलते हैं कि अर्ली स्पॉटिंग ऑफ दिस टर्न अराउंड स्टोरीज, ये सब तभी होता है जब आप इतना डीप तक जाओगे कि उसका कंपनी का मैनेजमेंट कौन है। मैं 1990 तक गया, वो कंपनी कहाँ से कहाँ आई है देखने के लिए। राइट मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जस्ट टू हैव अ आइडिया कि ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी आज तक ग्रो क्यों नहीं हुआ। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट मुझे 1990 तक जाना पड़ा। एंड वहां से जाके मैं सांगली से उठ के जामनगर जाके वहां जाके मैंने पहचान निकाल के वो वहां पे पुराने प्लांट मैनेजर से मिल के बात करके, मतलब यहाँ तक मैंने जुगाड़ लगाया उसके लिए। एंड वो सब होने के बाद आई गॉट द कन्विक्शन कि भाई ये कंपनी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ टर्न अराउंड होगा। राइट तो फॉरवर्ड लुकिंग जो फाइनेंशियल्स की मैंने बात की, तो वो कोई टर्न अराउंड रहने दो या आपका एशियन पेंट रहने दो, आपको फॉरवर्ड लुकिंग फाइनेंशियल्स बनाना आना ही पड़ेगा। इफ यू हैव, मतलब अगर आपको ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक अगर होल्ड करना है, तो आपको वो आना बहुत जरूरी है। आज आप 2 साल के आगे का, और ऐसा 10-15 साल का मत सोचो। 10-15 ईयर्स में क्या होगा किसी को पता नहीं है। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू नो कि 10 या 15 साल में क्या होगा। आप एक 2-2 साल का व्यू लेके चलो। आज तुम कंपनी लो, 2 साल का व्यू लो, 2 साल जाएंगे और आगे 2 साल का व्यू लो, वहां से और आगे 2 साल। यू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है तो एक जंप में नहीं जा सकते। वी हैव टू गो थ्रू। कश्मीर से आप दिल्ली आओ, दिल्ली से पूरा ऐसे स्टेट्स क्रॉस करते करते कन्याकुमारी जाना पड़ेगा। सो यू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। एंड आज आप बैठो, 2 साल आगे का सोचो, 2 साल के बाद और 2 साल आगे का आपको विजिबिलिटी मिलेगा। So forward looking is very important. Right. May it be turnaround, may it be quality company, may it be anything. सर चैट बॉक्स में 2 सवाल है। वो हेमंत गुसवाल सर ने पूछा हुआ है कि एक्यूमुलेशन इन 2-3 स्टॉक्स फॉर लाइफ टाइम, इज इट ओके, व्हिच आर फंडामेंटली स्ट्रांग? सर सॉरी बट मैं कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन दूंगा नहीं। द बेसिक रीजन बिहाइंड इट इज, सर ये जो मैं अभी वही बोला कि लाइफ टाइम के लिए कोई स्टॉक लेना करना, सर देयर आर ओनली हैंडफुल ऑफ कंपनीज जिसके बारे में आप बोल सकते हो कि बॉस पता है ये कंपनी मैंने 20 साल पहले लिया होता, 1 लाख रुपया लगाया तो आज 10 करोड़ हो जाता। ऐसे कितने कंपनीज सर, आप ऐसे यू ट्राई एंड काउंट फिंगर टिप्स पे काउंट कर पाओगे सर, ओनली इतने ही कंपनीज है।
सो इट इज वेरी एंड जो लोगों ने कभी 1 लाख रुपया लगाया था उनको भी पता नहीं था कि ये कंपनी वो 20 साल के बाद इतना हो जाएगा. नो वन नोज मल्टीबैगर इन एडवांस, नॉट राकेश झुंझुनवाला, नॉट वॉरेन बफेट, नो वन नोज मल्टीबैगर इन एडवांस. आपको मल्टीबैगर, जब स्टॉक मल्टीबैगर होता है ना तभी मालूम पड़ता है. कोई आदमी, कोई भी राकेश झुंझुनवाला रहने दो या वॉरेन बफेट रहने दो, कोई भी आदमी कैनॉट पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड से कि बॉस ये कंपनी 10 गुना होगा. कोई नहीं बोल सकता है. जब वो 10 गुना होता है या एटलीस्ट वो 4, 5, 6 गुना बनता है ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि ये 10 गुना बन सकता है. जब आप लेके हो तब आपका एम होता है ये 2 या 3 गुना बन सकता है. 2-3 गुना बनता है, कंपनी में और डेवलपमेंट होता है, तब लगता है नहीं ये 4-5 गुना वाला कैंडिडेट है. 4-5 गुना के बाद लगता है ये 10 गुना वाला कैंडिडेट है. सो वी हैव टू कंटिन्यूअसली कीप ट्रैकिंग द कंपनी. ऐसा कोई कंपनी, हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स छोड़ के ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसको मैं बोलूं कि लेके लाइफ टाइम के भूल जाओ. कोई भी कंपनी नहीं है सर. आपको हर एक कंपनी लेना है, उसको रेगुलरली आपको उसको फॉलो अप लेना है, क्वार्टर रिजल्ट देखना है, कॉन कॉल, मैनेजमेंट, कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब देखना पड़ेगा लाइफ टाइम के लिए. मतलब दिस इज व्हाट माय थियरी इज, दिस इज व्हाट आई वर्क. मतलब मेरे लिए कोई भी स्टॉक लाइफ टाइम के लिए है नहीं. सिर्फ मेरा पैसा मेरा लाइफ टाइम के लिए है, कोई भी स्टॉक नहीं है. आज एक कंपनी है तो कोई दूसरा है. मेरे को कोई स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को मेरे पैसे से लेना देना है. जब तक वो अच्छा है तब तक मैं अच्छा हूँ. जब जिस दिन उसको प्रॉब्लम आएगा मैं बेच दूंगा. फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटी इंफ्रा, आई वॉज वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक फॉर 3 years. मैंने ऊपर में 300 रुपए से लेके नीचे 70 रुपए तक उसको एक्यूमुलेट किया था. अभी लास्ट 2 हफ्ते पहले की बात है, कंपनी डिफॉल्टेड ऑन अ लोन. मैंने लोअर सर्किट मार के स्टॉक बेच दिया. अरे मेरे को क्या अभी, एंड कंपनी का डेट इक्विटी वाज 0.3, कैश फ्लो वाज गुड, बट आई डोंट नो हाउ, बट स्टिल कंपनी डिफॉल्टेड. वो कंपनी ने दीपक पारेख, द चेयरमैन ऑफ HDFC, उसके बेटे ने इन्वेस्ट किया हुआ है थ्रू PE फंड. मतलब उसका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न निकालोगे तो आपको दिखेगा म्यूचुअल फंड्स भी है उसमें, जिसमें अराउंड 5-7% म्यूचुअल फंड ओन करते हैं. PE फंड्स के पास 15% स्टेक है कंपनी का. फिर भी वो कंपनी ने डिफॉल्ट किया लोन पे. आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड. मैंने सर्किट मार के बेचा वो स्टॉक को. अब मेरे को मेरे पैसे से प्यार है सर. कंपनी कुछ भी हो भाई, तुमने डिफॉल्ट किया, अभी तुम्हारा देखो कंपनी, मैं तो एग्जिट कर लिया, खत्म. नो कंपनी फॉर लाइफ टाइम. यू हैव टू कंपनी कंटिन्यूअसली कीप ट्रैकिंग इट. उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है क्या नहीं वो देखना ही पड़ेगा. तो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस सेशन सक्सेसफुल. सूरज सर, थैंक यू वंस अगेन हमारे सबके तरफ से. आपने इतना समय निकाला और इतने अच्छे तरीके से हमें गाइड किया. एंड आई ऑल्सो थैंक यू जो बैकएंड पे और स्क्रीन के बैकग्राउंड पे जेके वेल्थ का टीम जो काम करता है ये सब सक्सेस होने के लिए, उनको भी मैं थैंक यू बोलता हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर.